आकर बात करने का मौका, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पित करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? समस्या चुपचाप रहने वालों की थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे आपके घर पर आपकी बीवी एकदम चुप बैठी है तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? क्योंकि चुपचाप रहने वालों की समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती। अभी पुलिस वाला आ जाए और पूछे चोरी किसने की, फंसेगा वही जो चुपचाप बैठा है। इसलिए चुप रहोगे, जीवन में समस्याएं बढ़ती जाएगी। आज मैं सर्वे हुआ कुछ समय पहले, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं। सबसे कम तलाक पूरी दुनिया में कहां होते हैं? इंडिया में होते हैं। और लिटरेसी रेट डाउन होने के बाद भी सबसे कम होते हैं। यूरोप के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना एडजस्टमेंट और जीवन की साइंस के बारे में जानते हैं, फिर भी यहाँ तलाक ज्यादा होते हैं। और हिंदुस्तान में अनपढ़ लोग हैं फिर भी तलाक कम होते हैं। तो उन्होंने सर्वे करवाया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए और उसके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में 2 पॉइंट लिखे थे। पहले पॉइंट पे लिखा था कि हिंदुस्तान में तलाक इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ के पति पत्नी रोज झगड़ा करते हैं। अरे मैंने कहा ये तो कोई गलत रिपोर्ट पढ़ रहा भैया, झगड़ा करने से तो तलाक होता होगा नहीं। पॉइंट नंबर 2 भी तो पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा था ये झगड़ा तो रोज करते हैं लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात भी शुरू कर देते हैं। डीप कम्युनिकेटिंग स्किल, बातचीत जारी है। जीवन में अगर ये मंत्र आपने उतार लिया अपनी लाइफ में तो जीवन में बड़े से बड़ी चैलेंज का भी हल निकल जाएगा। हल तब निकलना बंद हो जाता है जब हम चुप हो जाते हैं, सामने वाले को जवाब नहीं देते, तो फिर सामने वाले को मौका मिल जाता है कि वो हमारे बारे में कुछ भी सोच ले। अब यूरोप में क्या होता है, पति पत्नी दोनों झगड़ा करते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं, कम्युनिकेशन को काट देते हैं। और जब कम्युनिकेशन रुकता है ना मेरे भाई तो दिमाग चालू होता है और फिर ये पता नहीं क्या क्या सोचता है। कुछ लोग यहीं पर बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। कोई लंदन घूम कर आ रहा, कोई बीवी के पास कोने में जा रहा, क्योंकि सोचने की कोई सीमा नहीं है। और सोचने की स्पीड दुनिया की सबसे तेज स्पीड है जो कई पलों में कहीं से कहीं का सफर तय कर लेती है। और जब हम अनलिमिटेड सोचना चालू करते हैं, सामने वाला जवाब नहीं देता, तो फिर हम उल्टा पुल्टा सोचना चालू कर देते हैं। मैंने आपसे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन कि आप कैसे हैं? आप चुप हैं? आप चुप है तो मैंने सोचना चालू कर दिया। मुझे थोड़ी रोक सकते हैं आप। मैं सोच रहा हूं ये चुप इसलिए बैठा होगा। बताओ बताऊं क्या? अरे बताऊं क्या? मैं ये सोच रहा हूँ चुप इसलिए बैठा है शायद बीबी से पिट के आया होगा। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मुझे रोक नहीं सकते। मैं आपको पहले कह दिया, अगर आप चुप रहोगे उल्टा पुल्टा सोचूंगा, सबके सामने बोलूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उल्टा पुल्टा ना सोचूं तो मैं जो पूछूं उसका जवाब दे दूं। तो हिंदुस्तान के तमाम शादीशुदा जोड़ों को मैं हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं, वो अपना झगड़ा जारी रखिए। मतलब कितने भी पड़ोसी आपको मना करे, आपको रुकना नहीं है। एक भी दिन ऐसा निकलना ही नहीं चाहिए बिना झगड़े की जिंदगी निकल जाए। रोज झगड़ा करना है कंटिन्यू। और झगड़े में अगर कोई कमी है तो तलवार खरीद कर लानी है, तलवार के साथ भी झगड़ा करना है। लेकिन झगड़े की समाप्ति के तुरंत बाद बातचीत चालू कर देंगे ना। बातचीत चालू रहेंगे तो संबंध लंबे होते जाएंगे। दुनिया के हर विद्वान ने कहा है भारी से भारी 2 देशों में भी टकराव होता है ना तो विद्वान बोलता है कि कम्युनिकेटिंग, बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत से जो हल निकलेगा दुनिया के किसी युद्ध से हल नहीं निकल सकता। क्लियर? तो मेरे से बातचीत करने के लिए तैयार हैं आप लोग? यस। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ और मैं कोई गुरु नहीं हूँ भाई साहब। मैं आज आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, मैं किसी चीज का गुरु नहीं हूँ, न मेरा कोई गुरु है। मैंने आज दिन तक किसी एक भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया लाइफ में, और मैं किसी का गुरु भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु तो सब तरफ घूम रहे हैं, जिधर देखो उधर गुरु ही घूम रहे हैं। आपको जब सीखना है ना तो आप समय से सीख सकते हैं, स्थान से सीख सकते हैं, परिस्थिति से सीख सकते हैं, घटना से सीख सकते हैं, इंसान से सीख सकते हैं, जानवर से सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। और अगर ये गुण है तो फिर गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, फिर हर कोई सिखा देगा आपको। अभी मैं पीके सर के साथ कर्नाट प्लेस से जब यहाँ आ रहा था होटल से, यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो एक आदमी ना दिन में ही फुल दारू पी रखी और पुलिस वाले को क्या कर लेगा। पुलिस वाला भागा पीछे और वो पीछे पड़ गया पुलिस वाले के। मतलब मैंने कहा ये क्या हो रहा दिल्ली में। और वो कभी इधर जा रहा
कभी उधर जा रहा, मुझे लगा कि ये पीके जी की नई नई गाड़ी पे गिरेगा और आज ये डेंट आएगा ही आएगा, लेकिन पीके जी की गाड़ी पे नहीं गिरा, पास में एक बड़ा नाला था उस पे जाके गिरा और आवाज आई छुपा। जो ही आवाज आई मैंने पीके जी को बोला गाड़ी को ब्रेक मारो, गुरुजी मिल गए। पीके जी ने ब्रेक मारा, कहा गुरुजी कहाँ? मैंने कहा वो पड़े नाले में। हम पास में गए, प्रणाम किया गुरुजी को, निकालने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को कहा गुरुजी आज आपने मुझे एक चैप्टर सिखा दिया है कि तू तो दारू ने भी सिखा दिया, शराबी ने भी सिखा दिया, तो इधर उधर घूम रहे। आप देखो क्या सीखना है आपको। नेगेटिव से भी सीख सकते हैं, पॉजिटिव से सीखते हैं। दिमाग खुला रहना चाहिए, कॉमन सेंस रहना चाहिए कि मुझे क्या नहीं सीखना और क्या सीखना है। मैं जब 29 ईयर का था तो मेरी 3 साल की डॉटर ने मुझे पहली बार टूथपेस्ट टूथब्रश करना सिखाया। अब मानेंगे नहीं, उससे 29 ईयर तक मैं लगातार कर रहा था और अपने आप को परफेक्ट मान रहा था। आप भी जीवन में कई काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, क्योंकि परफेक्ट आपको इसलिए लग रहा है कि कभी आपने कंपैरिजन किसी से किया ही नहीं। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। और मैं कर रहा, मैं जाना सीखी थी स्कूल में, वो पता नहीं कहीं से सीख कर आई। मैं टेस्ट कर रहा था, वो मेरे पास आकर बेसिन के पास आकर मुझे घूरने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कि डैडी इतने बड़े हो गए तो अभी तक आपको टूथपेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा नहीं करना आता। मैंने कहा मतलब तुम मुझे बताएगी कि टूथपेस्ट कैसे करते हैं? यस। बच्चे तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं आजकल के। यस। मैंने कहा बता। वो क्या आपकी दांतों की लाइन सीधी है, मसूड़े ऊपर नीचे हैं और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं। अरे इस पर साइंस, अगर आपकी लाइन सीधी है और मसूड़े ऊपर नीचे है तो आपको ब्रश करने का तरीका है झिकझैक 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 झिकझैक। एक चाटा मारा, 29 ईयर के एज में 3 साल का गुरु मिल गया। गुरु घूम रहे, इधर उधर घूम रहे। तुम देखो तुम्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। और जिस दिन ये पद्धति हमने इस्तेमाल कर दी, फिर जीवन में किसी गुरु की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति आपके सामने, हर घटना आपके सामने गुरु बनकर आएगी और आप सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। तैयार है? तो तुम भी गुरु, हम भी गुरु हो जाते हैं शुरू। क्या मैं सिखाने आया नहीं भैया, मैं तो अपने साथ जो हुआ है उसको आपको बताने आया हूं, घटनाओं को, ताकि उन घटनाओं से आप सीखें या ना सीखें आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु है अनुभव। जीवन का सबसे बड़ा गुरु अनुभव। 2 तरीके होते हैं, खुद के अनुभव, दूसरों के अनुभव। खुद के अनुभव से आप सीखते तो हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। दूसरों के अनुभव से सीखना अगर आपने चालू कर दिया ना तो आप कम एज में भी बड़ी चीजें सीख जाएंगे। जैसे यहां से आपको शिमला जाना तो एक तरीका है कार उठाओ, शिमला के लिए रवाना हो जाओ, सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे कष्ट होंगे, कहीं चालान भी कटेगा, कहीं खाना अच्छा भी नहीं मिलेगा, कहीं रोड खराब भी मिलेगी, कभी गलत सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक आदमी जो पहले शिमला जा चुका है उस व्यक्ति से जिस दिन आपने पूछ लिया कि भैया मुझे शिमला जाना है, क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताएगा कि खाना वहां अच्छा मिलता है या अच्छा नहीं मिलता, रोड वहां पर ठीक है या रोड ठीक नहीं है, वहां पुलिस वाले मिलते हैं वहां नहीं मिलते हैं। और अगर आपने ये पहले ले लिया तो आप जीवन में कई चीजें उम्र से पहले सीख जाएंगे और दुनिया में सारे कामयाब व्यक्तियों की एक ही बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। भीलवाड़ा आपके धौला कुआं के पास 2 किलोमीटर है ना। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है, हम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जीवन भर कोशिश करूंगा कि जब जब भी मुझे सीखने का मौका आपसे मिलेगा मैं सीखूंगा। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपने इकोनॉमिकल सफर को चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। अभी तो मैं केवल आपको चेक ही कर रहा हूँ, ऐसा बातचीत थोड़ी चालू। कुछ लोग ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है, स्वाही बोलना है। सुनना तो सही, क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो आपके यहाँ पर दिल्ली में बड़े पीके जी बहुत एक्साइटेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड लोग पटना वाले। आप तो आधा सुनकर यस कर रहे हैं, पटना वाले तो बिना सुने ही यस कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा नाम यस। अरे भाई अरे यस यस यस, अरे भाई सुन, अरे यस मान लिया। अरे मैंने कहा सुनेगा ही नहीं तो वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि वो बिना सुने यस कर। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा यस कर रहे हैं तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए। मैंने 2 वीडियोग्राफर स्टेज पे बुलाए और सबको बातों में घुमाया
और घुमाकर अचानक बोल दिया, तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? क्यों? वीडियो भी बना लिया मैंने सबूत के साथ। तो भाई साहब, मैं कभी कभी तलाक भी बुलवा सकता हूँ और अभी का भी हाल खराब हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर यस बोलना, क्योंकि मैं उल्टी पुल्टी चीजों पे भी यस करवा देता हूँ कभी। तो 1973 में जन्म के बाद इंडिया के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपने इकोनॉमिकल सफर को चालू किया। परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मेरा ठीक नहीं था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा जन्म हुआ। जब मैं 9 साल का था मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस सर्विसेज में वो थे। फिटनेस साथ नहीं देने की वजह से उन्हें वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो जब फादर का रिटायरमेंट हुआ, 250 रुपए की पेंशन की अमाउंट आती थी। माता जी संघर्ष कर रही थी, अचार पापड़ चटनी बनाने की कला में माहिर थी और वो इस कला का बिजनेस कर रही थी। अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों में बेचा करती थी। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी। सबसे छोटा सदस्य मैं था। कुछ लोग मुस्कुरा रहे, 6। अरे अभी के हिसाब से नहीं है भाई, ये पुरानी बात है। अभी के तो आप एक को संभाल लो बहुत भारी काम। उस समय तो ऐसे अनगिनत होते थे, ऐसे कोई चक्कर नहीं था पहले। और ये ज्यादा जनसंख्या क्यों बढ़ी, वो मैंने इस पे स्टडी की कि हिंदुस्तान में ज्यादा जनसंख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारा डीएनए नंबर 1 का है। क्या नंबर 1 का है? डीएनए। क्योंकि मुझे बताया गया कि नालंदा तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय यहाँ पर हुआ था, है ना। स्वर्ण मंदिर यहाँ पर है और यूं कहे सोमनाथ मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर गुरुओं की खान है और तभी हमने सुना है कि भारत सोने की चिड़िया थी, है ना। हम पूरे वर्ल्ड क्लास सबसे टॉप पर हुआ करते थे। दुनिया के सारे शासक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे इंडिया में भेजते थे। यानी हम दार्शनिक रूप से इतने तगड़े हुआ करते थे। अब हमारा डीएनए नंबर 1 का। लाठी के दम पर मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया, हमें गुलाम बनाया। कई सालों तक हम गुलाम रहे, लेकिन अंदर से डीएनए थोड़ी बदल सकता है गुलामी। डीएनए तो नंबर 1 का है। अब जब हमारा डीएनए नंबर 1 का है, आजादी के बाद हमारे दादाजी को किसी ने आके कह दिया कि चाइना तुम्हारे से जनसंख्या में आगे। फिर हमारे डीएनए ने काम करना चालू किया। चाइना को निपटा दिया 60-70 सालों पीछे। चाइना आज हमारे पीछे। और देखिए, आपके जो यहाँ पर जाम लगते हैं ना दिल्ली में जाम लगते हैं, ये डीएनए की वजह से। सबको नंबर 1 पर जाना। कोई भी गाड़ी किधर भी घुसा देगा सीधा आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बेचारा सेकंड नंबर पर रह ही नहीं सकता, तलब करती है। सेकंड नंबर पे कैसे, सीधा आगे जाऊंगा, और वो जाम लगा देता कई बार। तो डीएनए नंबर 1 का है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, डीएनए नंबर 1 का है इसलिए। तो अब क्या हुआ, 6 भाई बहनों की फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं। तो मेरे माँ बाप का फोकस ऑब्वियसली मेरी तरफ था कि किसी तरह लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए तो हमारी टेंशन खत्म हो जाए, और वो मुझे भी पढ़ाना चाहते थे। जब मैं 6ठी क्लास में आ गया, तब तक मुझे पता नहीं था कि पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ पता नहीं था। जब हमने रिसर्च की कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक ही कारण निकला। हमारे पिताजी डिसिप्लिन वाले आदमी होती थी, और ऊपर से ना वो इतना गुस्सा आता था उनको, और ऊपर से वो फुटबॉल की शौकीन। किसके शौकीन? लात तो वो चलते चलते ही मार देते थे। तो उनसे इतना डर लगता था कि पिताजी ने क्लियर कट कह दिया कि घर में रहना है तो पढ़ना जरूरी। तो हमारे पढ़ने का एकमात्र कारण था कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन। उसके अलावा और हमारा कोई कारण नहीं था। हम पढ़ रहे थे जैसे तैसे, हर साल पास भी हो रहे थे जुगाड़ से। 6ठी क्लास में हमारे पिताजी और माताजी में युद्ध चल रहा था। तो उस समय भी चलता था, अभी आप लड़ते थे। तो हमारे पिताजी झगड़ा कर रहे थे। तो पिताजी झगड़ा कर रहे थे। पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे, तुमने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। मुझे समझ में क्या बजट क्या होता है और ये बिगड़ता कैसे? तो पिताजी से तो पूछ नहीं सकते थे, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। तो हमने पड़ोसी से जाके पूछा, भाई साहब के बजट क्या होता है? तो पड़ोसी ने कहा, बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और जब आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा, भाई साहब आमदनी कैसे होती है? कि आमदनी के कई तरीके हैं, लेकिन 3 प्रमुख तरीके हैं, खेती कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो। तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। 6ठी क्लास में खेती में कर नहीं सकता था, जमीन चाहिए थी, जमीन हमारे पास थी नहीं। नौकरी में मुझे कोई रखेगा नहीं, ऑप्शन ही केवल एक था, बिजनेस कर ले। 6ठी क्लास में मैंने सोचा कि आमदनी बढ़ाएंगे, बिजनेस करेंगे। पिताजी से पैसे नहीं मांग सकते थे बिजनेस करने के लिए, क्यों? फुटबॉल के शौकीन थे। ये आईएएस का एग्जाम में ट्यूशन आएगा, ये आपको लास्ट तक याद रखना है। पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। तो हमने क्या करें, तो किसी से पैसे मांगे तो किसी ने दिए नहीं। अल्टीमेट जब किसी ने नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि बिजनेस करने के लिए मुझे
पैसे मिलते थे टॉफी खाने के लिए। मैंने एक साल तक एक भी टॉफी नहीं खाई और मैंने 1 रुपये 60 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया एक साल। 1 रुपया 60 पैसा अपने भाई से उधार लिया, 3 रुपये। कॉमन सेंस मेरे पास उस समय भी था कि दुकान किसकी लगानी चाहिए। 90% लोगों को कॉमन सेंस ही नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए और वो क्या करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और ये करने के लिए आपको आत्मज्ञान होना जरूरी है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। और जब तक आप इसको नहीं तलाशोगे तब तक आप क्या लोगों से प्रभावित हो जाओ। अगर मेरी सहेली ने ब्यूटी पार्लर खोला है तो मैं भी ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। ये टीचर बन गया है तो मैं भी टीचर बन जाऊंगा। सब डॉक्टर बन रहे हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। अरे सारे लोग टीचर डॉक्टर बनने थोड़ी आए धरती पर। आपकी एक स्ट्रेंथ अलग भगवान ने दी है और उसके हिसाब से आपको अपना प्रोफेशन को चूज करना था। लेकिन आप लोगों से प्रभावित हो गए क्योंकि आत्मज्ञान आपको प्रभावित नहीं कर पाया, आप अपने आप को समझ नहीं पाए। तो मैंने पतंग की दुकान क्यों लगाई? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे हैं और सब पतंग पर ही पैसा खर्च करते हैं। तो मैंने पतंग की दुकान ही लगानी है। जब मेरे ग्राहक ही ऐसे हैं तो मैं वैसे ही दुकान लगाऊंगा। तो मैंने पतंग की दुकान लगा ली 3 रुपए 20 पैसे में और 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। 6ठी क्लास में 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है, मैंने आपको पहले भी बोला, क्या? अनुभव। और पतंग की दुकान लगाने से 6ठी क्लास में मुझे वो अनुभव मिले जो लोग बाग शायद 25, 30, 35 साल की एज में अटेंड करते हैं। वो अनुभव मुझे मिल गए क्योंकि जब मैं पतंग की दुकान था तो उधार मांगने वाले भी आते थे, कई लोगों को उधार देना भी पड़ता था, कई लोग बहाने भी बनाते थे, उनसे वसूलना भी पड़ता था। कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा रखना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को कम रखना चाहिए, 100 केस में कौन से प्रोडक्ट को हाईलाइटेड करना चाहिए, ये सारा ज्ञान मुझे 6ठी क्लास में प्राप्त हो गया क्योंकि अनुभव लेना चालू कर दिया। और जब मुझे पता चला तो मेरे को हर एंगल में बिजनेस नजर आता। फिर मैं हर जगह बिजनेस करने लगा। जब आम बच्चे किसी और चीज में बिजी होते थे मैं बिजनेस करता था। राखी आती थी, लोग राखी की बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान खोलकर बैठ जाता था। दिवाली पर पटाखे की दुकान और होली पर रंग की दुकान, ऐसे लगाते लगाते मैं 11वीं क्लास में आ गया। 11th स्टैंडर्ड में मुझे एक नया बिजनेस हाथ में लगा। मुझे उस समय कोई समझाने वाला नहीं था कि 1 नंबर का काम क्या होता है, 2 नंबर का काम क्या होता है। छोटा बच्चा था, जहां पर भी पैसा दिखता था वहां पर अट्रैक्ट होता था और मैं सोचता था यही काम मैं कर लेता हूँ, पैसा ज्यादा है। तो एक घटना क्या घटी, मेरी माँ ने मुझे 100 रुपए दिए और कहा खाली सिलेंडर ले जाओ, भरा लेकर आओ, गांव के चौराहे पर आदमी खड़ा है, सिलेंडर देगा, रिफिल करेगा। उस समय हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी और एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे। एक फैमिली को कितने सिलेंडर मिलते थे? महीने में 2 सिलेंडर मिलते थे। उसके लिए बुकिंग करवानी पड़ती थी। तो मेरी माँ ने बुकिंग करवाई, मुझे गुलाबी कलर की स्लिप दी, 100 रुपए का नोट दिया और कहा कि खाली सिलेंडर लेके जाओ और भरा लेकर आओ। तो मैं सिलेंडर लेने के लिए गया। वहां पर एक घटना घटी। वहां पर एक आदमी आया, उसने कहा मेरा नंबर तो नहीं आया है लेकिन सिलेंडर चाहिए। उसने कहा नंबर नहीं आया तो ब्लैक में लेना पड़ेगा, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूं। अब मेरे पास अनुभव नहीं था, मैं जहां पर भी पैसा दिखता था अट्रैक्ट होता था। मैंने कहा ये अच्छा बिजनेस है यार, सीधा 100 का 200 करना। तो यही सीखने का पॉइंट नंबर 1, जीवन में सोचने में कंजूसी मत करो, चाहे वो असंभव ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया ने उसका नाम कभी याद नहीं रखा जिसने असंभव काम नहीं किया है। आपको दुनिया याद रखेगी ही तब जब ऐसा काम आप करें जो आपके खानदान में, आपके समाज में कभी नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो कौन जिया है, कौन मर जाएगा, कोई याद रखने वाला नहीं। आपके भी अगर मैं पूछूं कि दादाजी के दादाजी का नाम क्या था, 99% फेल हो जाएंगे। क्योंकि नाम याद क्यों नहीं है? क्योंकि दादाजी के दादाजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अगर हमारे दादाजी के दादाजी महात्मा गांधी होते, भूल पाते ना? वो भाई साहब तो नोट पर ही शब्द कराते, आप चाहो तो भूल नहीं सकते। और अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया असंभव जो पहले कभी नहीं हुआ तो फिर आपका नाम याद रखा जाएगा। लेकिन आपने असंभव काम के बारे में सोचते ही, क्योंकि आपके आसपास के लोग, बुजुर्ग लोग हमेशा कहते हैं पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। ये डायलॉग सुना है आपने? डायलॉग सुना है? पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। गलत। मैं ये कहता हूं कि पैर फैलाकर देख लो चादर किस साइज की चाहिए। बार बार पैर को ही क्यों फैला, पैर को ही क्यों सपोर्ट हो?
चादर को भी तो बड़ा किया जा सकता है। दूसरा पक्ष है चादर को बड़ा करना, और चादर को बड़ा करने का आइडिया तब आएगा जब असंभव को सोचने का प्रयास करो। तो मैंने सोच लिया कि सिलेंडर का बिजनेस ही करूंगा। अब सिलेंडर कहां मिलेंगे ये मुझे पता ही नहीं था। पिताजी से पूछ नहीं सकते, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, और पड़ोसी से मैं पूछना नहीं चाहता था। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पड़ोसी में इतना सा करके बताओ ना, करके बताओ ना यार, अच्छा लगेगा। करके बताओ, ऐसा करना जरूरी है। जो नहीं करे उसके पीछे आप यूं करो, करो भैया, अकड़ो मत यार। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। काय का झुकना यार, भजी लेकर जाते हैं। 45 मिनट जिंदगी में वापस कभी आएंगे क्या आपके लाइफ में? तो 45 मिनट को यादगार बनाना चाहिए ना। तो फिर छोड़ लीजिए सारे बंधन को, कीजिए ऐसा, कीजिए, सबको करना कंपल्सरी। थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, मेरी बहन नहीं कर रही, करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, और इसको थोड़ा ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ। अभी कुछ लोग नहीं हिला रहे, तेरे से हिल पाएगा? अरे भाई मत हिला यार, तेरा तू बना रहे यार। जो हिलाते उसको देखो, इधर करो, हाँ ये करो, हाँ ऐसे करो, इसको हिलाओ ऐसे, और हाथ को देखो, और मेरे साथ साथ बोलो, मेरे पड़ोसी में, धीरे आवाज आ रही, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? ये तो सच बोल दिया है भगवान कसम। आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो मरीन ड्राइव पे मकान होता, मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा साला है ही इसलिए दिमाग नहीं है सर। अगर तुम्हारा पड़ोसी सक्सेसफुल होता तो तुम्हारा होता ही कैसे, पहले बताओ। इसका मतलब यह है कि हमने ऐसे पड़ोसी को सेलेक्ट करना, खुद कामयाब नहीं, तो आपको राय कामयाबी की दे सकता है? मैंने दिमाग से पूछा, सिलेंडर कहां मिलेंगे? तो दिमाग ने भी वही बोला जो पड़ोसी बोलता है, क्योंकि दिमाग हमेशा पड़ोसी से प्रभावित होता है। आप जिस भी चीज का जवाब देते हो ना, उसमें 90% चांस में उन चीजों का जवाब आप दे देते हो, उन चीजों का ज्ञान आप बांट देते हो जिसका ज्ञान आपको है ही नहीं। आपने केवल सुना और आपने उसको आगे सरका दिया है व्हाट्सएप मैसेज की तरह। आपको ज्ञान नहीं। आप शेर से उस दिन ही डरना चालू कर देते हैं जब आपने शेर को देखा ही नहीं, क्योंकि आपके दादाजी कहते हैं सो जा नहीं तो शेर आ जाएगा। अब शेर को देखे बगैर शेर का ज्ञान ले लेना, ये जीवन में इतना खतरनाक होता है कि आपके पास अनुभव नहीं है और दूसरा का भी अनुभव नहीं है। अगर वो शेर के सामने गया होता और शेर के साथ उसकी घटना हुई होती, फिर उसका ज्ञान होता तो सही होता, लेकिन उसका भी ज्ञान कैसा था? वो भी कहीं से सुनकर आया। और माइंड कितना पावरफुल है थोड़ा समझा देना चाहता हूं। आज एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री निकालना जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। अफ्रीका के अंदर जोरवा जाति की एक आदिवासी जाति होती है। अब हमें क्या सिखाया गया? शेर जंगल का राजा है, शेर सब बलवान होता है, शेर सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि सामने से जवाब आता, फिर हम क्या करेंगे? वो तो शेर करेगा, हम क्या कर सकते हैं? न शेर से ज्यादा दौड़ सकते हैं, न शेर से ज्यादा भाग सकते हैं, वो शेर ही करेगा जो भी करना। हमें ये सिखाया गया, लेकिन वहां के जंगल के जितने भी लोग हैं उनको उनके पूर्वजों ने सिखाया है कि धरती का सबसे बलवान कोई व्यक्ति है तो वो आदमी है। धरती का सबसे बड़ा जीव कोई है तो वो आदमी है, और दुनिया में जितने भी जीव हैं वो इंसान के गुलाम है बाय बर्थ। इसलिए शेर का जन्म इसलिए हुआ है कि तुम्हारे खाने का प्रबंध करे, उनके दिमाग में फिट है, और शेर के बच्चों के भी दिमाग में फिट है कि ये हमारे मालिक है, राइट। तो वहां की जंगल क्या करते हैं, गांव के 3-4 आदमी की रोज ड्यूटी लगती है, वो शेरों का पीछा करते हैं। शेर का 50 शेरों का झुंड, और शेरों का पीछा करते हैं। शेर जो ही किसी शिकार को दबोच लेते हैं, मार देते हैं,
वो शेर के पास जाते हैं, शेर सौरे भाग जाते, दौड़ 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 आंधी को देखते ही भाग जाते हैं, और फिर वो शिकार का आधा हिस्सा करते हैं, आधा अपने लिए ले जाते हैं, आधा शेर के लिए छोड़ देते हैं। जब वो प्रॉपर छोड़ देते हैं तब शेर आकर खाते हैं। और ये मैं कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं बता रहा हूं, दिस इज द ओरिजिनल फैक्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है दिमाग, और ये दिमाग में जो चीज फिट कर लो ना वो पावरफुल हो जाती है। अगर आपने सोच लिया कि ये मजबूत है तो वो है, और अगर आपने सोच लिया कि मैं मजबूत हूं तो हूं, दुनिया की कोई ताकत आपके दिमाग को रोक नहीं सकती। इसलिए इस दिमाग पर बिलीव करो। दिमाग को मैंने पूछा ये सिलेंडर कहां मिलेंगे, तो दिमाग ने कहा बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, सिलेंडर मिलते नहीं, एजेंसी लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा मिलती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके ऊपर चेक भी लगता है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी। मेरे दिमाग ने मुझे ये जवाब दिया कि मिल ही नहीं सकती, क्योंकि दिमाग किससे प्रभावित होता है? पड़ोसी। दिमाग ने मना कर दिया, लेकिन दिमाग पहली बार में जवाब सही नहीं देता, दिमाग की थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मनोहर करनी पड़ती है। तो दिमाग ना भारी से भारी, खराब से खराब परिस्थिति में भी आपको ज्ञान देता है। वो कब देता है? जब दिमाग को हम ऐसे पूछे, हाथ करो सब लोग ऐसे, देखो अकड़ना नहीं आता, ये बहुत मजा लेकर जाएंगे। सब लोग ऐसे हाथ को करो और बोलो बताना, प्यार से बोलो नहीं, भाई दिमाग को करो हाथ से, बोलो बताना। अरे कोई तो तरीका होगा बताना। ऐसे 2 बार बोल दो तो दिमाग ना भारी से भारी, खराब से खराब परिस्थिति में भी जवाब दे देता है। और ये दिमाग को वही जवाब देना होता है जो तुम इससे पूछते हो। दिमाग कभी सोचकर जवाब नहीं देता, क्योंकि दिमाग का दिमाग नहीं होता, वो केवल आप ही का दिमाग होता है। आप जो पूछते हो उसका जवाब देता है। जैसे आप दिवालिया हो गए, लाला आगे गेट पर खड़ा है, घंटी बजा रहा है, और आपने दिमाग को यहां से कमांड दी, और लाला पैसे मांगने आ गया है, कैसे बचूं? आपने क्या पूछा? कैसे बचूं? तो दिमाग कहता भाग जा। अब आपने जो पूछा वही तो जवाब देगा। इसने कहा कैसे बचूं? उसने कहा भाग जा। अरे कैसे भागूं? आगे तो लाला है, कि पीछे की खिड़की से भाग जा। अरे खिड़की से कैसे भागूं? फर्स्ट फ्लोर पे हूं, बीवी की साड़ी बांधकर भाग जा। ये भागने की जवाब दे रहा, क्योंकि पूछ ही वही रही हुई। इससे जो पूछो उसका जवाब देता है। लाला से, इससे दिमाग से पूछो, अरे लाला पैसे मांगने आ गया है, आए दिन रोज आ जाता है, ये कब तक छुप कर मिलता रहूंगा, अरे भाई कोई तो हल बताना। तो अब लाला को क्या बोल रहे हैं आप दिमाग के हिसाब से? लाला अगर ये है कि मुझे आप एक मौका दें, फिर एक बिजनेस करने का मौका दें, मैं फिर बिजनेस करूंगा और तुम्हारा पाई चुका दूंगा, उसके लिए मुझे 10,000 रुपए और उधार चाहिए। दिमाग क्या क्या करता है समझ में नहीं आ रहा। ये दिमाग ने उल्टी कर दी गेम को, जो पैसा मांगने आया उसी से आपने पैसा ले लिया। और लाला भी क्या सोच रहा है, यार आदमी तो अच्छा है, इसको एक मौका और देना चाहिए। आपके एक तरीके से आपकी पूरी क्रियाविधि निर्धारित हो जाती है। इसलिए दिमाग को कमजोर मत मानना कभी। ये दुनिया का सबसे परमशाली परमेश्वर है, जो सबसे दुनिया में टॉप पर है। बोलो धन्यवाद। बोलो अरे यार, अपने दिमाग बार बार दूसरों को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने दिमाग को धन्यवाद दो, ये बहुत सारा धन्यवाद बड़ा काम करेगा। अब मैंने दिमाग से पूछा सिलेंडर कहां मिलेंगे, तो दिमाग ने पहली बार मना किया, दूसरी बार ने तरीका बता दिया। तरीका क्या था? दिमाग ने मुझे कहा एक लूज होल है पॉलिसी में। हिंदुस्तान में फैमिली की परिभाषा ही गलत है। हस्बैंड वाइफ है तो उसको भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे हैं तो उसको भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ माता पिता है और बच्चे हैं तो भी फैमिली कहते हैं। यानी एक फैमिली 50 की भी हो सकती है और एक फैमिली 2 की भी हो सकती है। और रूल क्या है? एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलेंगे। पता चल गया। मैंने पूरा इनको 2 आदमी को 2 सिलेंडर मिलेंगे, खत्म तो हो ही नहीं सकते। इनके मतलब एक इनके पास बच जाता। मैंने लिस्ट बना दी किस किस के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर मिल सकते हैं। फिर एक प्लान बनाया, व्हाइट कलर का पेपर लिया, स्केच पेपर पर प्लान लिखा। प्लान में लिखा खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदे जानने के लिए पूछे कैसे। फिर मैंने क्या कर दिया, पोस्टर में 2 छेद कर दिए ताकि मैं मुंह के आगे खोलूं तो मुझे सब नजर आए, सामने वाले को कुछ नहीं दिखे। प्रोडक्शन पूरा रखता था।
फिर 11 बजे तक का वेट करते थे। 11 बजे सारे अंकल और भाई लोग सब ऑफिस और दुकान चले जाते थे, आंटी अकेली घर में बसती थी। हम पहुंच जाते थे, घंटी बार जाते थे, घंटी बजाते थे तो वो चिल्ला के आती क्या है, हम पोस्टर खोल देते थे, हमें सब नजर आता था, उसे कुछ नहीं दिखता था, उसे पोस्टर दिखता था, पोस्टर पढ़ती थी खुशखबरी। जहां पर भी साड़ी आता था वो थोड़ी मुस्कुराती थी, शर्माती थी। ये लेडीज के अंदर क्या खास बात होती है, इतने में गुस्से में हो आप बोल देना साड़ी, भूल ही जाएगी गुस्सा। तो लेडीज के अंदर खास बात होती है, साड़ी सुनते ही मुस्कुराती। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। तो साड़ी देखा, मुस्कुराई, मुस्कुराते ही हम समझ गए साड़ी पढ़ लिया। तो उसका प्रश्न हर महीने यार उल्लू मत बनाओ, हर महीने कोई नई साड़ी आती है, पुरानी बात, हर महीने कोई नई साड़ी आती है। मैंने कहा पहले कौन सी आ रही है, जानने का तरीका है, पूछोगे तो बताएंगे। वो क्या बताओ। फिर हम पोस्टर को फोल्ड करते थे, फिर बताते थे कि 2 सिलेंडर आपको मिलते हैं सरकार के द्वारा, एक आप यूज कर लेते हो, एक का क्या करते हो। वो सरकार से हम लेते ही नहीं। मैंने कहा यही योजना चल रही है, नाम लिखाओ। और फर्स्ट से मैंने 70 फैमिली में नाम लिख लिए जिनके पास 1 सिलेंडर एक्स्ट्रा था। वो बेवकूफ आदमी थे जिन्होंने 1 करोड़ में एजेंसी ली थी, हमने तो चुटकी बजाकर एजेंसी ले ली। अब सिलेंडर इकट्ठे हो गए, दिखेंगे क्या, वहीं पे जाके खड़े हो जाते थे, सिलेंडर देता था। वहां पर कोई भी आदमी आता था, उसको वो 200 बोलता था, हम साइड में खींच के 250 बोल देते थे। वो क्या कहाँ मिलेंगे, मैंने चलो सप्लायर के पास। सीधा हम सप्लायर से मिला देते थे। 150 रुपए में हमें सिलेंडर पड़ता था, 175 ले लेते थे, 25 रुपया 1 सिलेंडर पे कमा लेते थे। जब लेबर की सैलरी इंडिया में 10 रुपए पर डे होती थी, तब मैं 1 सिलेंडर पर 25 रुपया कमा लेता था। जब मैं 11वीं क्लास में आया था ना भाई साहब, मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। 11th स्टैंडर्ड मेरे टीचर से, ये मजाक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 11वीं क्लास में मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। और मेरे पास 11th स्टैंडर्ड में टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास लूना, और दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। ये रुतबा था हमारा 11वीं क्लास। 11वीं तक आ गए हम। 11वीं के बाद लगा कि आप पढ़ाई लिखाई कठिन हो रही है, अब फेल हो सकते हैं। अब तक तो हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पास हो गए थे। अब मुझे लगा कि आप 11वीं में फेल हो गए तो 11वीं के बाद फेल हो गए तो फंस जाएंगे। फेल हम हो ही नहीं सकते थे, क्यों, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। अब क्या करें, तो मैंने दिमाग से कहा अरे बता ना भाई, बिना पढ़े कैसे पास होए। अच्छा बिना पढ़े भी कोई पास होता। मैंने कहा यार कोई तो तरीका होगा, बता। तो इसने बता दिया। हमने बर्थडे पार्टी बुला ली 25 मार्च को, आसपास भी हमारा बर्थडे नहीं था। मैंने कहा कैसे बुलाएं, क्योंकि समझदार आदमी जब भी इच्छा हो तो बना लेते हैं। तब से मैंने 3 बर्थडे बनाना चालू कर दिया। एक दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, दूसरी जो डेट मेरे पिताजी ने स्कूल में लिखाई, तीसरा जब भी सामने वाले को पता नहीं होता मेरा बर्थडे कब है, और अगर वो मेरे से पैसे मांगता, कोई काम होता, तो मैं कहता हूँ आज नहीं, आज मेरा बर्थडे है। वो फ्री में मिठाई भी खिला के चला जाता और चाय नाश्ता भी करा देता बर्थडे, और वो बोलता मतलब पोलाइट उसका नेचर हो जाता। मैं जो भी बोलता हूँ मेरा बर्थडे है, तो हम अपने अनुभव के हिसाब से जब भी जरूरत होती तब बर्थडे बनाते। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिंगापुर घूमने गए, मैं और मेरी वाइफ। तो हमने क्या किया, क्रूज पर डिनर बुक कराया। तो क्रूज पर डिनर बुक कराया तो आगे आगे वाली जो फ्रंट वाली सीट है ना भाई साहब, वो वीवीआईपी के लिए रिजर्व कर रखी। अब हमें जाने नहीं दे रहा। मैंने कहा जाने देना भाई, वो कहे रिजर्व है वीवीआईपी के लिए। मैंने कहा हमारे से ज्यादा कोई वीवीआईपी है ही नहीं। कहा क्या है, मैंने कहा आज हमारी मेरी एनिवर्सरी है, मेरी एनिवर्सरी है, चाहिए आगे। और सीधा केक भी फ्री में लेकर आ गया। तुम डेट पे बनाते तो क्या तोड़ लेते हो, हम अपने हिसाब से कभी भी बना लेते। जब जरूरत होती, आज एनिवर्सरी की जरूरत है तो एनिवर्सरी, आज बर्थडे की जरूरत है तो बर्थडे। सामने वाला कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो तो जानता ही नहीं हमें, हमने काम मान लिया हुआ, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो मैंने 25 मार्च को बर्थडे पार्टी बुला ली और क्लास के 20 लोगों को इनवाइट किया। 10 वो लोग जो क्लास के टॉप 10 थे, यानी होशियार बच्चे थे। 10 वो जो कंसिस्टेंसी के साथ 3 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। ये दोनों ही हमारे काम के थे, बाकी कोई काम के नहीं थे। मिडिल मैन कोई काम का होता ही नहीं, क्योंकि इसका बस इसके खुद के जीवन पर नहीं होता। ये निर्णय कैसे लेता है पता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे क्या देख रहा है, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज वालों के सामने नाक कट जाएगी। और जीवन में ऐसी ऐसी जगह फंस जाता है जहां पर समाज वालों को पता ही नहीं। 10 लाख रुपए उधार लेकर बच्चे की शादी में भोजन करवाया,
जिसको एक दिन से ज्यादा याद रखा ही नहीं जा सकता, जिसके लिए आपने 10 लाख का कर्ज देकर अपनी जिंदगी को 20 साल पीछे डाल दिया। जीवन में 90% लोग उल्टे पुल्टे निर्णय लेते हैं, इसलिए वो अमीर बनते ही नहीं। वो अमीर दिखना चाहते हैं, इसलिए अमीर कभी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो अमीर होता है उसे दिखने की जरूरत नहीं होती, उसकी शक्ल ही बताती है कि अमीर है। लेकिन हम उल्टे पुल्टे डिसीजन लेते हैं। देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पर वो जोड़ा आंकड़े बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 70,000 रुपए कमाने वाला, यानी $850 कमाने वाला आदमी कार खरीद लेता। इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं, कोई कंट्री नहीं जहां पर 70-80,000 रुपए कमाने वाला कार खरीद ले। लेकिन इंडिया वालों में एक टीचर होता है, 70,000 रुपए की कार ले लेता है। बेचारे की कार चलाने की औकात नहीं है, फिर भी वो खरीदता है। पड़ोसी को लगना चाहिए कि मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, और वो कार खरीद लेता है। और देखना, टीचर, डॉक्टर ये कार खरीदते हैं। डॉक्टर तो खैर कर ही सकता है, लेकिन टीचर खरीद संभव नहीं। बिना अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाए तो आप नहीं खरीद सकते। 70,000 की सैलरी तो कार संभव ही नहीं। फिर वो कार खरीदता है और रोज क्या करता पता है? कार की सफाई डेली, सुबह 9 से 10 कार की सफाई रगड़ रगड़ कर। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2000 किलोमीटर पर गाड़ी का कलर ही उतर जाता है, क्योंकि इतनी सफाई करता है। सफाई करता कैसे? गाड़ी को बैक गियर से पीछे लेता है, नीचे उतारता है, फिर पानी वानी पोछा वोछा मारकर धोता है, फिर ना एक्सीलेटर मार, पड़ोसी देख ले कि गाड़ी आ गई। फिर पड़ोसी नहीं देखता है तो फिर हॉर्न मारता है, पौ पौ। जो ही पड़ोसी देखता है उसके कलेजे को थोड़ी ठंडक पड़ जाती है, फिर गाड़ी को देख लेता, वापस आना। फिर बीवी कहती है चलो शिमला घूम के आते हैं। तो फिर हम कैलकुलेटर लेते हैं, बस सस्ती पड़ेगी, ट्रेन सस्ती पड़ेगी, गाड़ी से। जब गाड़ी सस्ती पड़ेगी, ये तो पहले दिन पता था कि ट्रेन सस्ती पड़ेगी, फिर ले क्यों? जब तुझे कैलकुलेशन ही करनी है तो फिर गाड़ी क्यों ली? गाड़ी ले ली तो फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या? यानी तेरी औकात नहीं है, उससे पहले तुमने गाड़ी ली। गाड़ी लेनी तब है जब कभी सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे किससे जाना है। आपकी इच्छा के हिसाब से आप गाड़ी चलाएं, तब इसी गाड़ी लेना है। लेकिन 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं जीवन में। और मैंने हमेशा मेरी माँ से सीखा है। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़, लेकिन अर्थशास्त्री। अनपढ़ भी अर्थशास्त्री हो सकते हैं। अर्थशास्त्री केवल कैलकुलेशन को नहीं कहते, कैलकुलेशन के सिद्धांतों को पहले समझ आना अर्थशास्त्र है। और मेरी माँ, मेरे बड़े भाई की शादी थी तो हमारी बहुत गरीबी थी, फादर रिटायर्ड थे, तो समाज में खाना नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उस समय 8-10 लाख रुपए लगते थे शादी में। मेरी माँ ने खाना ही नहीं किया जरूरत। ये बात उस समय की है जब पूरे मोहल्ले ने एक दिन तक हमारा ही नाम लिया है। ऐसे भी कोई शादी होती, खाना नहीं किया, लेकिन 3-4 दिन बाद सब भूल गए। अगर मेरी माँ ने उस समय कर्जा लिया होता ना भाई साहब, हम अगले 15 सालों तक उसको चुका ही रहे। और फिर मेरे सेकंड भाई की शादी हुई, तब तक हम तीनों कमाने लग गए थे। और मेरी सेकंड भाई की शादी ऐसी हुई कि पूरे मोहल्ले में जैसा खाना नहीं हुआ था, लेकिन उधार लेकर नहीं मेरे भाई, अपनी जेब से की। और जीवन में कभी ऐसी उधारी का काम मत करना जो आने वाले समय में आपको गुलामी की तरफ डाल दे। वक्त से पहले निर्णय मत लीजिए, वक्त को आने दीजिए उस निर्णय के लिए, तब आप कामयाब हो जाएंगे। अब क्या हुआ, 11th स्टैंडर्ड में होशियार बच्चे और बदमाश बच्चों को बुलाया और केक लेकर आए। होशियार बच्चे चिल्लाने लगे, केक काटो केक काटो, एग्जाम है, घर पर जाकर पढ़ाई करनी है। ऑब्वियसली यही तो कहेंगे होशियार बच्चे। तो मैंने सब बच्चों को कहा शांत शांत शांत। मैं केक काटने से पहले अपने मन की बात करना चाहता हूं। मतलब मोदी जी से पहले मैंने चालू कर दी थी, ये बताना चाहता हूं। जो भी करनी है फटाफट करो, केक काटो। तो मैंने कहा आज का हमारा टॉपिक है दोस्त ही दोस्त के काम आता है। टॉपिक क्या है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दोस्त ही दोस्त के काम आता है। पहले हमने होशियार बच्चों की तरफ देखे कहा, भाई और बहनों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, हम पढ़ाई में कमजोर हैं। भगवान ने हमारा दिमाग कमजोर बनाया है और इसी भगवान ने आपका दिमाग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप पढ़ाई में होशियार हैं, हम कमजोर हैं, तो हमें पास कराने की जवाबदारी किसकी है? क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। सारे होशियार बच्चों को बोला, सारे होशियार बच्चे गुस्से में आ गए।
तभी हमने बदमाश बच्चों की तरफ देख के बोला, भाई और बहनों, अगर इन्होंने हमें पास कराने में मदद नहीं की तो क्या आप पीटने में हमारे मदद आएंगे इनके? सारे होशियार बच्चे समझ गए कि जूते पड़ेंगे, अगर फेल हो गया उसके बाद हम कभी फेल ही नहीं हुए, पास होते ही गए। बीकॉम की डिग्री आ गई। बीकॉम की डिग्री आने के बाद पिताजी ने 3 दिन तक घर में माहौल शांत रखा। 3 दिन बाद पिताजी आए और मुझे क्या कहा, सुबह 10 बजे उठ जाना, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी है। और बाप रे, पहले वाले पिताजी भी गजब होते थे, कभी कभी शादी भी फाइनल करके आ जाते थे, और जिसकी शादी है उसको ही नहीं पूछते थे तेरी शादी। तो मेरी नौकरी मेरे पिताजी फाइनल करके आ गए, दोस्त के पता नहीं कहां से मदद लेकर फाइनली करके आ गए, इंटरव्यू नहीं हुआ। और मुझे क्या बोला, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी है, 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, 750 रुपए मिलेंगे पर मंथ। मुझे एकदम हंसी आई। मैंने कहा मैं 2-2.5 रुपए पार्ट टाइम ही कमाता हूँ और ये 750 रुपए 12 घंटे के देंगे। मैंने कहा आज नहीं तो कभी नहीं, आज पिताजी को बोलना पड़ेगा। हिम्मत जुटा और पिताजी को बोल। मैंने हिम्मत जुटाई, पिताजी को बोलने से पहले हमने 5 कदम पीछे किए। क्यों? मैंने कहा थोड़ा सुरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा, तो 5 कदम पीछे किए और पिताजी को बोला, पिताजी आप जिस सैलरी की बात कर रहे हैं इतना तो मैं पार्ट टाइम ही कमा लेता हूं, इससे ज्यादा तो मैं पार्ट टाइम ही कमा लेता हूं, इसलिए पिताजी मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। पिताजी आग बबूला, आंखें लाल, चुप ना खटाना मेरी। तू क्या करता है मार्केट में जाकर, मुझे पता नहीं है, तेरा बाप हूं मैं, एक चीज की रिपोर्ट है मेरे पास। अरे बड़ा हो गया है, समझदार बन, कब मैच्योरिटी आएगी तेरे अंदर, कल तेरी शादी हो जाएगी, रिश्ते आएंगे, लड़की का बाप आकर सीधा पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लेक करता है। पिताजी की समस्या ही कुछ और थी। पिताजी ने कान पड़ा, सीधा कंपनी में भर्ती। अब हम नौकरी करने लगे। सीखने का पॉइंट नंबर 2, जिस भी जगह आप भर्ती हो गए हैं ना, वहीं से अच्छा सोचना चालू करो, क्योंकि भर्ती तो आप हो गए, अब आप कर क्या सकते हैं। अब आप ऐसा मत सोचो, काश मेरी पति अच्छा होता, काश मेरी पत्नी अच्छी होती है, काश मैं करोड़पति में पैदा होता, काश मैं ये करता। ऐसा मत करो भाई, अब पैदा हो गए हो तो अब इससे आगे सोचना चालू करो ना, क्योंकि तुम जितने नीचे हो ना भाई साहब, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं। एक पंडित के पास एक आदमी गया हाथ दिखाने के लिए, तो पंडित ने कहा बेटा हाथ दिखाने से पहले एक मुहूर्त कर देते हैं, 500 रुपए दक्षिणा के रखो। 500 नहीं, 100 रखो। अरे 100 ही नहीं है, 10 रखो। अरे पंडित जी 10 का है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा तेरा भविष्य उज्जवल है। ये इससे नीचे क्या होगा, जब एक ही नहीं है तो जा क्या सकता, आएगा ही आएगा भाई साहब, है ही नहीं तो आने हो ही नहीं सकता। इसलिए खुश हो जाओ, तैयार हो जाओ जीतने के लिए। खराब कुछ है ही नहीं पृथ्वी पर। इसका मतलब पॉजिटिव सेंस, अब हम आगे ही जा सकते हैं, पीछे जाने का तो रास्ता है। अब नौकरी करते थे तो नौकरी पे अलग तरीके से करते थे। सारे बच्चे काम करने वाले काम को फटाफट निपटाते थे, जल्दी फ्री हो जाते थे, तो केबिन में जाके चौराहे पे खड़े हो जाते थे, वहां पर चाय वाय पीते थे, सिगरेट वगैरह पीते थे, गप्पे मारते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बार आप पार्टी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी, पता नहीं क्या क्या पूछते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। हम क्या करते थे, जल्दी फ्री होते थे और बॉस की केबिन में जाते थे, और सारे लोग हमें बेवकूफ समझते थे। एक पागल आदमी, जल्दी फ्री हो गया तो बॉस की केबिन में काहे को जा रहा है, फिर बॉस तुझे काम नहीं बताएगा क्या, तुझे वो काम भी करना पड़ेगा जिसका पैसा नहीं मिलता, और तुझे वो काम भी करना पड़ेगा जिसके लिए तुझे रखा नहीं गया। तेरा शोषण हो जाएगा। बॉस की केबिन पे नहीं आना चाहिए, चाय की केबिन पे आना चाहिए। तब भी मैं उन्हें कॉमन सेंस से कहता था, जो बनना है वहां जाना होगा। क्या बोला? जो बनना है वहां जाना होगा। जो बनना है वहां जाना होगा। अगर खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी के पास जाना, मैदान में जाना होगा। खाना बनाना है तो किचन में जाना होगा। बॉस बनना है तो बॉस की केबिन में जाना होगा। और अगर डायमंड बनना है तो आरसीएम की सेमिनार में आना होगा। जो बनना है वहां जाना होगा, ये सिद्धांत। अब मैं क्या करता था, बॉस की केबिन में जाता था, बॉस मुझे एक्स्ट्रा काम बता देता था,
जिसके मुझे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा सीख जाता था। एक्स्ट्रा सीखता था तो मैं बॉस का क्लोज आता था, बॉस के काम में करने लग जाता था, बॉस मेरे कंधे पर हाथ रखता था, बॉस हमेशा कहता था मेरा खास आदमी है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मेरे लगते, सबसे ज्यादा प्रमोशन मेरे लगते। और मात्र 26.5 साल की एज में मैं पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बन गया, जिसमें 1500 कर्मचारी काम करते थे। मेरी मार्केटिंग टीम में 80 आदमी थे, 80 के 80 आदमी उम्र में मेरे से बड़े थे और मैं सबसे छोटा सदस्य हूं। डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। और 97 में मेरी सैलरी हो गई थी 13,000 बेसिक। 97 में टीचर की बेसिक सैलरी 3,000 होती थी भाई साहब। 97 में कलेक्टर की बेसिक सैलरी 12-13,000 रुपए होती थी। तब मैं 13,000 रुपए पर मंथ कमाने लग गया। साला में तो साफ बन गया। लेकिन जब आदमी के पास वक्त से, मैच्योरिटी से पहले इनकम आती है ना, तो सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझे ना, तो ये पैसा बीमारियां लेकर आता है। और ये बीमारी का नाम है ईगो, घमंड। और आदमी अपने कपड़ों में नहीं समा। जो खानदानी रईस है ना, वो मिजाज नरम रखते हैं। और तुम्हारी दौलत बता रही है कि तुम्हारा पैसा नया नया है ना। और जब पैसा ये नया नया होता तो बीमारियां आती, ईगो आता है। और मैं इतना इगोस्टिक बन गया, आई एम सॉरी टू से, वो इतना इगोस्टिक हो गया था कि मैं अपने पिताजी की बात नहीं सुनता था। पिताजी को सोचता था कि पिताजी क्या समझाएंगे मुझे, पिताजी ज्यादा मैं कमाता। मुझे लगता था कि जिसकी इनकम ज्यादा होती वही दुनिया के समझदार होते हैं, बाकी सब बेवकूफ होते हैं। ये मेरा ज्ञान हो गया। इस ईगो के साथ मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। 13,000 सैलरी, कंपनी की तरफ से इधर उधर जाने के लिए गाड़ी, कंपनी की तरफ से बंगलो, जाने का परिवार के साथ जाने का अलग से टी अलाउंस, ये सब मुझे मिलता था। मेरे पास खुद का स्कूटर था, विदाउट लोन मैंने खरीदा था, एलेमन वेस्पा 150 एनवी स्कूटर। वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। भीलवाड़ा में मेरा 25 करोड़ की लागत से मैंने अभी मकान बनाया भीलवाड़ा के अंदर, और मैंने स्कूटर महाराज का मंदिर बनाया उसके अंदर। कोई लोग मेरे घर पर आए हैं भीलवाड़ा में? अच्छा, आप लोग आए? आप लोग आए तो देखा ना आपने स्कूटर? अब बताओ स्कूटर को क्यों सजाया मैंने? क्योंकि वही करोड़पति बन जाएगा। स्कूटर नहीं होना पड़ता था, स्कूटर पे एक क्लिक मारते स्टार्ट और चलना है। तो स्कूटर मेरा गुरु है और मैंने स्कूटर का मंदिर बना दिया। और आपको निमंत्रण देने आया हूँ, भीलवाड़ा आए तो मेरे घर पर जरूर आए भाई साहब। और वहां पे चालान नहीं करता, 150 रुपए का नाश्ता भी फ्री में मिलता है। 5 आदमी रखे इसलिए कि आप विजिट कराएं और ये सपने को जगाएं कि मुकेश कोठारी 750 रुपए की नौकरी से निकलकर 75 करोड़ के मकान में 25 करोड़ की लागत के मकान पे आ सकता है। तो आप में से हर व्यक्ति आ सकता है, मैं गारंटी आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको लगेगा कि यार मैं चुटकी में इस काम को करूं। मैं आज पूरी टेक्निक बताऊंगा आपको, सारी इनिशियल स्टेज बताऊंगा। एक नए आदमी को क्या करना चाहिए, एक नए आदमी के पास एसोसिएट बायर जब बन जाता है, डिसीजन लेने के लिए क्या करना चाहिए, एसोसिएट बायर बनने के बाद क्या करना चाहिए, और लीडर बनने के बाद क्या करना चाहिए। तीनों स्टेज में मैं सारी बात बताऊंगा। बीच में अगर एक भी चूक गए तो सुरक्षा चक्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सिर्फ निवेदन है कि आप बीच में उठना मत, क्योंकि ये तीनों सीक्वेंस के साथ मैं बताने वाला हूं। तो अब क्या हुआ, इगोस्टिक आदमी रोज नौकरी पे जाता था, टाइम पे आता था, सिस्टमेटिक लाइफ, सिस्टमेटिक खाना, पति खुश, पत्नी खुश, बच्चे खुश, माँ बाप खुश, समाज ठीक चल रहा था, सब कुछ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं सिस्टम में क्यों आया? मैं आज आपको कोई प्रश्न करता हूं, बेकेजी प्रश्न करता हूं। 13,000 का मतलब जानते हैं आज के 2 लाख रुपए पर मंथ के बराबर। इन्फ्लेशन को आप देखें तो 2 लाख रुपए पर मंथ के बराबर। तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति इस सिस्टम में आएगा क्या? तो पहला जवाब होता है ना। प्रश्न है मैं क्यों आया? प्रश्न नंबर 2, मेरा बॉस आदरणीय प्रहलाद राय सर, जिनकी सैलरी 17,000 रुपए थी उस समय, ताली जमकर बजाओ यार। 17,000 सैलरी थी, 17,000। वो क्यों आए? चलो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा कोड़ी, दोनों एक कंपनी में काम करते थे, दोनों ही बेवकूफ थे। उनकी हमारी जो अपलाइन है ना, दोनों की। आदरणीय बीडी करवा जी, जिनके पास तो कपड़े की 2 फैक्ट्रियां थी, वो इस बिजनेस में क्यों आए? चलो हो सकता है वो भी हमारे साथ मिलकर थोड़ा हो गए हो। उनके ऊपर है बीसी चार्टर,
जिनके पास तो उस समय पर करोड़ों का टर्नओवर था, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? फर्स्ट क्लास फैक्ट्री, 100-200 आदमी उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस समय वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। प्रश्न ये है कि आपको समझाया ही गलत है, क्योंकि जो हमें बताया गया ना, वो तो आपको कभी बताया ही नहीं गया। और मुकेश कोठारी वो बात आज आपको बता, तैयार हैं आप लोग? पीछे तक आवाज आ रही है क्लियर? वो बात मैं आज आपको बताने आया हूं कि आया क्यों, जब सब कुछ ठीक था ना भाई जीवन। आज एक चीज को नोट कर लेना जो बचपन से आपको बताई गई है, लेकिन आपने सिर्फ उसे कहावत समझकर छोड़ दिया। इस पूरी पृथ्वी पर अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, इसकी इच्छा के बगैर इस धरती का पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपकी बात, मेरी बात से सहमत है? मानते हैं ईश्वर को? इसकी इच्छा के बगैर धरती से पत्ता भी नहीं हिलता। इट इज प्लानिंग, ये गॉड की प्लानिंग। जब इसकी इच्छा के बगैर धरती से पत्ता ही नहीं हिल सकता, तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप यहां पर कैसे आए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज अपनी इच्छा से आया हूं, तो फिर एक गलत फहमी का शिकार है। तो गॉड प्लानिंग, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको आज आपने इनवाइट किया होगा, लेकिन वो नहीं आए। वो अभी भी आदमी टिकट हाथ में लेकर बाहर वेट कर रहे हैं, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, नहीं आए। और कई लोग हैं जिनको आपने एकदम लाइटली बोला, आते आते बोला, वो साथ ही आ गया। ये बात क्या है? दैट इज गॉड। ये भगवान अगर चाहता ना, घुमाकर आपको कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें पता ही नहीं। हजारों आदमी की भीड़ में, कुंभ के मेले में भी जब बिछड़ जाएंगे, और गॉड अगर चाहता है मिलाना तो तुम्हें वहीं पर मिला देगा, और अगर नहीं मिलाना चाहता है तो तुम हजारों की तादाद में पुलिस लगा दो, तो नहीं ढूंढ पाओ। और इस पर बिलीव मत छोड़ो। ये साइंटिफिक तो आपको क्लियर कट नजर नहीं आ रहा कि इसके पीछे साइंस क्या है, लेकिन इसके पीछे साइंस ये है कि जो चीज साइंस को भी पता नहीं है, गॉड में अभी भी वो अनसुनी पहेलियां हैं, और आज दिन तक साइंस उसके बारे में कुछ नहीं जानती। एक आदमी से क्या निकलता है तो वो मर जाता है? प्राण, सोल। अब ये सोल कैसी आकृति की होती है, साइंस पता कर पाई? अभी तक भी केवल एक वर्ड पर छोड़ दिया, इसके अंदर प्राण होते हैं जो निकल जाते हैं, तो निकल जाते हैं तो तुम्हारी साइंस है ना, डाल दो वापस। नहीं है जवाब, किसी के पास पृथ्वी पर जवाब नहीं है, साइंस वहां तक पहुंची नहीं। इसलिए जब तक पहुंचो नहीं तब तक इस पर बिलीव करो, इस पर विश्वास करो, क्योंकि इससे पावरफुल कोई है नहीं पृथ्वी। इस पर मैं पहली बार आया कैसे, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप पहली बार कैसे आए, और आपके मेरे दोनों में क्या कोऑर्डिनेशन है, उसको समझने की कोशिश करो। कई लोग ऐसे होंगे जो संडे की वजह से आज आना पड़ा होगा, क्योंकि कई समय से वो मना कर रहे थे। किसी का जीजा पकड़ कर लाया है, किसी की सालियां पकड़ कर लाई है, कोई अपने पुराने दोस्तों की लिस्ट बनाकर लाया है। कुछ लोगों की तो शकल ही बता रही कि इनको किडनैप करके लाया गया है, ये आना नहीं चाहते थे, इनको इधर उधर से घेरा गया और यहाँ लाकर बिठा। करेक्ट? अब आपको लाकर बिठा दिया गया और आप आ गए हैं। अगर भगवान नहीं चाहता था ना, तो आप नहीं आ पाते, क्योंकि भगवान के पास क्या क्या पावर बता दो। बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, शरण, मरण, परण, ये सब भगवान क्या है। एक आदमी जिसको आज आपने बुलाया था ना, वो बेचारा घर से बाहर निकल गया था। वो घर से बाहर निकल के स्कूटर पे स्टार्ट करने के लिए रवाना हुआ, तभी पड़ोसी से आवाज आई, ओ मर गया। और वो मर गया और रुकना पड़ा उसे, क्योंकि भगवान चाहता था कि तू ना जाए। और भगवान ने ऐसा लीला रची कि आपकी इच्छा थी फिर भी आप नहीं जा पाए। और ये लीलाएं भगवान बार बार रचता है। और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पहली बात तो बीमारी निकल जाओ। कुछ लोग ना अभी तक भी अपने जो लेकर आए उसको भूल रहे हैं।
अरे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे में भाई अब टेंशन खत्म करो ना। 10-15 मिनट की बात करते हैं, समझ में आए तो करना, नहीं समझ में आए तो मत करना। लेकिन आज सीख कर तो जाएंगे ना कुछ कि क्या करना है और क्या नहीं करना, सारी बात को क्लियर करके जाएंगे। तैयार है आप लोग पीछे तक? बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कैसे आया मेरे कंपनी में, मेरे बॉस मिस्टर प्रहलाद राय सर। अब भगवान की प्लानिंग देखिए, अगर मुझे आप में से कोई भी आदमी बोलता ना तो मैं आता ही नहीं सिस्टम में। मैंने कहा तू मुझे समझाएगा तेरी सैलरी कितनी है, क्योंकि मैं तो इस तरह का आदमी था, तो मेरे पास तो आम आदमी आ ही नहीं सकता था। तो भगवान को पता था आम आदमी तो जाएगा नहीं, तो भगवान ने पहले मेरे बॉस के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाली, मेरे बॉस के दिमाग में। अब मेरा बॉस ना पता नहीं कहीं से डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देख कर आया। अब निश्चित रूप से कोई बना के आया होगा टारगेट, लेकिन आज का चक्कर देखिए, मंडे के दिन कंपनी में 1500 कर्मचारी थे। आज ही ऐसा क्यों हुआ कि बॉस और हमारी साथ में एंट्री हुई। रोज नहीं हो रहा था ऐसा। अरे आज ऐसा क्या हुआ कि जुई में घुसा बॉस की कार मेरे पास आके रुकी और बॉस ने मुस्कुराकर गाड़ी से उतरकर मेरे को बोला गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग बॉस। अरे तेरे को याद कर रहा था। मैंने कहा बोलो ना यार। बोलो सर क्या बात है। अरे भाई तेरी मदद लगेगी। मैंने कहा मैं मदद कर रहा हूं। उसने कहा यार भाई मेरे बेटे को ना मुझे ना पायलट बनाना है। मैंने कहा बहुत अच्छा उद्देश्य आपका, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन 25 लाख रुपए लगते हैं। उस 25 लाख लगे। मेरी 17,000 सैलरी को मैं मल्टीपल कर रहा था हर महीने और 10,000 हर महीने बचा रहा था। तो भाई 17 लाख इकट्ठे ही नहीं हो रहे एक जिंदगी में। बड़ा सीरियसली उसने कहा यार तो कभी मैं बना ही नहीं पाऊंगा पायलट के बच्चे। नहीं सर हिम्मत रखो। अरे यार फालतू की बात नहीं कर, हिम्मत रखने से कैसे पायलट बनेंगे। मुझे आज पता चल गया है कि ये नौकरी से जीवन नहीं निकलने वाला। जीवन में अगर कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस अगर करने हैं तो नौकरी ठीक है। ये नौकरी हमें मरने नहीं देगी, लेकिन जिंदा दिली की तरह जीने भी नहीं देगी। बहुत सीरियसली मेरे से बात करा देखिए, और मैं बॉस की बात को ढंग से सुन रहा हूं। फिर बहुत धीरे से कहता भाई मुझे लगता है कि साइड में हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए। मैंने तुरंत हाँ भरा, मुस्कुराया। मैंने कहा बॉस एकदम सही कह रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था पता है, बॉस करेगा तो हम भी साइड में कर लेंगे। मैं तो अपने हिसाब की बात सोच रहा था। तो बॉस ने कहा कर लेंगे। हाँ मैंने कहा बहुत बहुत अच्छा डिसीजन आप बिल्कुल करना चाहिए। अभी पिछले संडे मेरे घर पर मेरे दोस्त आए थे, एक प्लान बताकर गए थे, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा क्या था सर प्लान में? उसमें था दुकान नहीं लगानी, पूंजी भी नहीं, रिस्क भी नहीं, कोई फिक्स टाइम भी नहीं, और उसको करके आप इनकम कमा सकते हो। मैं जीवन में पहली बार ऐसी चीज सुन रहा था कि बिजनेस करना है, दुकान नहीं, रिस्क नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं। ऐसी बातें मैं पहली बार लाइफ में सुन रहा था। मैं गौर कर सुनने लगा, तभी उन्होंने कहा भाई मुझे मोटा मोटी प्लान ठीक लगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार में यस नहीं किया। मैंने कहा उन्हें रुको। मैंने आश्चर्य से पूछा सर ऐसा क्यों बोला आपने रुको? अनुभव नहीं है ना, पूरे खानदान में पहले किसी ने बिजनेस ही नहीं किया। तो मैंने उनको कहा रुको, और एक बात कह दी। मैंने कहा क्या कह दी? मैंने उनको कह दिया मेरा भाई है मुकेश कोठारी, जो बचपन से करता है बिजनेस, अगले संडे में उसे पकड़कर लाऊंगा और तुम उसे प्लान बता देना, और मेरा भाई कहेगा कर ले तो मैं कर दूंगा। इसलिए भाई तुझे 10 बजे आना है संडे के दिन, इन्विटेशन। मुझे बोला ही नहीं कि तुझे करना, मुझे तो बोला कि करना मुझे है। तू आकर समझा दे, तो कैलकुलेशन ठीक है, तू बिजनेस में ज्यादा जानता है, तू ना आके समझा दे। मेरी बहन यहाँ पे यार मुझे भनक भी नहीं पड़ी कि मुझे इन्विटेशन दे देगा। मेरा बॉस क्या आदमी था यार, उसने ऐसा इन्विटेशन दिया जिसमें मेरा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया और मैं आसानी से चला भी गया। मैं क्या सोच के गया था, मैं कितना खुश नसीब हूं कि बॉस ने मुझे इस काबिल समझा कि बॉस अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, राय मेरे से लेना चाहता। मेरा 5 सेंटीमीटर सीना बाहर निकाला और संडे के दिन बॉस के घर बिना किसी टेंशन के पहले दिन पहली मीटिंग में टाई लगा कर गया, पेन डायरी और कैलकुलेटर लेकर गया। मैंने कहा कैलकुलेशन करके बॉस को एकदम सही तरीका से बताएंगे ना भाई,
तो मैंने कैलकुलेटर हाथ में लिया और 10-15 लोग बैठे थे, पूरे हॉल में शांति, शकल देख रहे थे। फिर एकदम थोड़ा शोर शराबा हुआ, सबने पीछे घूमकर देखा तो पीछे से 4 कार्टून अंदर आ रहे। कार्टून क्यों बोला भाई मैंने? कार्टून इसलिए बोला क्योंकि भाई साहब राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, और इन चारों ने सूट पहना था। ये किस प्रदेश के आदमी? इनको गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है और इन्होंने सूट क्यों पहना है? मैंने दिमाग से बोला, अरे बता ये कौन से प्रदेश के आदमी इन्होंने सूट क्यों पहना? तो दिमाग ने कहा, माइंड योर बिजनेस, जिस काम के लिए आया वो काम कर, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लगा देना? हमारा दिमाग कभी कभी समझाता ना, जब बीच में घुसने की कोशिश करते हैं तो दिमाग के साथ तेरे को क्या लेना देना, शांत रखना भाई। तो मेरे दिमाग ने मुझे शांत कर दिया, मैं चुपचाप बैठ गया। तभी पहला कार्टून स्टेज पर आया, मतलब सामने आया और आते क्या बोला, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे क्यों जोशी आ गई, जोश का भी बिजनेस हो गया। अब जोश को बांटेंगे कैसे, तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, कैसे हिसाब किताब करेंगे, किसको कितना दिया है, कैसे हिसाब किताब होगा जोश का? जोश का भी कोई बिजनेस होता? बेवकूफ आदमी इकट्ठे हो गए, जोश का भी कोई बिजनेस नहीं होता। मैं अपने आप को शांति कर रहा था, तो दूसरा कार्टून आ गया। दूसरा कार्टून आके कहता, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। अरे मैंने कहा बता तो सही, ताली किस बारे में बजा रही है? हम क्या बेवकूफ लग रहे तुझे ताली बजाने के लिए आए? ताली नहीं बजाएगी। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा मुझे मेरा भाई बजा रहा है। फिर तीसरा कार्टून आया, बग 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 बग। फिर चौथा कार्टून आया, बग 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 बग। जो भी आता क्या कहता, दोस्तों सबसे बड़ी गाड़ी दुनिया की तुम्हारी होगी, सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना क्या है बताना मेरे भाई। मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं कि करना क्या है, सब कुछ सेम टू सेम आपके और मेरे में। ना मैं कुछ बता रहा हूँ ना मुझे कुछ बताया, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा, बातें हो रही। 1 घंटे तक बकबक किया सबने। 1 घंटे बाद सेमिनार समाप्त। जो ही सेमिनार समाप्त हुई मैं टेंशन में आ गया, भारी टेंशन। मैंने कहा ले अब बॉस आएगा और पूछेगा करूं कि नहीं करूं। इस साल मुझे क्या बताऊंगा कि करना कि नहीं करूं। मैंने कहा यार ये बॉस सबके सामने पूछ लेगा तो घोर इंसल्ट हो जाएगी। अपन ऐसा करते हैं, चुपचाप भाग जाते हैं। कल अकेला बॉस होगा तो अकेला बॉस के सामने तो सुन भी लेंगे, थप्पड़ भी मार दे तो क्या फर्क पड़ता। तो मैंने डायरी को लगाया चेहरे के आगे और पतली गली से कहा, पहली मीटिंग समाप्त हुई। अगले दिन बॉस ऑफिस में आया सीधा और बोला गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे कल कैसा लगा? मुझे इतनी खुशी हुई, बॉस ओरिजिनल प्रश्न ही भूल गया। उसे पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, ये तो कितना कठिन उत्तर है। अब कोई पूछे कैसा लगा, इसका उत्तर तो सिंपल है, इसमें क्या? कोई पूछे कैसा लगा, क्यों कर दो बस। और हमारी बहनें रोज ही करती है। आपकी सहेली एक नई साड़ी लेकर आती है, साड़ी में बिल्कुल नहीं जच रही है, जैसे लग रही है जैसे डायन आई है, लेकिन वो आपसे कहती है कैसी लग रही हूँ, तो आप क्या कहते हैं बस सिंपल, एकदम इजी उत्तर है, कैसे लग रही है, सिंपल। इससे सिंपल और हो क्या सकता है? तो यूं किया। लेकिन तुम्हारी सहेली है, तुम्हारे से ज्यादा झूठ बोलना चाहती है, इसलिए ट्यूशन करती है मुझे खुश करने के लिए कि वास्तव में ठीक लग रही है। तो आप क्या कहते हैं, भगवान की कसम, भगवान को भी घुसा देते हैं। झूठ बोलने की कोई हद होती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार साड़ी इसकी, बैग इसने रखी है, लग ये रही है, मेरे बाप का जा क्या रहा है। आदमी कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा। तो मेरे बॉस ने ओरिजिनल प्रश्न भूल गया और क्या बोला, मुकेश कल कैसा लगा? मैंने कहा सर वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया, अगली बार ऐसे कार्टून जब भी आए तो मुझे बुलाया जाए। मुझे भी पता नहीं था मुझे। मैंने बॉस को तारीफ, मैंने कहा यार बॉस काहे का पंगा लेना यार, इंक्रीमेंट इसके हाथ में। मैंने कहा बॉस बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो बॉस ने बोला ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए कि वास्तव में मजा आया। मैंने कहा बॉस आप अच्छी तरह जानते हैं मैं 6 साल से आपके नीचे काम करता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। तो बॉस ने कहा कोई तरह की टेंशन? मैंने कहा नो सर। किसी तरह की रिस्क? मैंने कहा नो रिस्क सर। किसी तरह का कोई चैलेंज? मैंने कहा नो चैलेंज सर। ठीक है 1500 रुपए दे दे। और बाप रे ये क्या हो गया, पहले चारों तरफ से घेरा, कोई टेंशन, कोई चैलेंज, कोई रिस्क, सारी मना कर दिया। उन्होंने मुझे 1500 रुपए मांग लिए। अब मैं देख रहा हूँ ये क्या हो गया।
अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1500 रुपए मेरी जेब में नहीं है। वो तो मेरा बॉस है, वो कहेगा सैलरी से काट लेंगे जा। और मैंने 1500 रुपए दिए और 90% लोग ऐसे ही ज्वाइनिंग करते है ना। मैंने 1500 रुपए निकाले, मैंने कहा यार अभी इसको कैसे मना करें, अब तो फंस जाएंगे, पोल ही खुल जाएगी पूरी की पूरी। ऐसा है जैसे जैसे 1500 रुपए देते हैं, जो ही मैंने 1500 रुपए दिए, उन्होंने काले कलर का एक बैग दे दिया, उसमें 3 जोड़ी कपड़े। उस समय इस सिस्टम में आने के लिए, इस अभियान में आने के लिए 3 जोड़ी कपड़े लेने पड़ते थे। और अभी तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई, कानून आ गए, उसके ऊपर बड़े बड़े सारी चीजें बन गई, बड़े बड़े यूं कह के एसोसिएशन बन गई है। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई किसी के लिए कोई भी प्रेशराइजेशन हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीद लीजिए, खरीदना है तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदना तो मत कीजिए। लेकिन उस समय इंडिया में गाइडलाइन नहीं थी, कोई कानून नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और उस समय सारी कंपनियां किट के आधार पर ज्वाइनिंग कराती थी और 3 जोड़ी कपड़े हमें दे दिए किट में। और मजे की बात क्या थी, आई एम द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मेरा काम था कपड़े बेचने का, और आज मेरे बॉस ने मुझे बेच दिए। मेरा काम था, जिस कंपनी में काम करता था कपड़े बेचता था, और उस बॉस ने मुझे ही कपड़े टिका दिए। अब मैं कपड़े को स्कूटर पे टांग कर घर पर जा रहा हूं, मेरा दिल और दिमाग बात कर रहा है। दिमाग क्या कहता है, बेवकूफ, कपड़े बेचता है, कपड़े खरीद के लाया। तो यार कभी कभी होता है यार भाई साहब, कभी कभी तो जैसे बॉस के सामने इनसे तो, अरे पागल है तुम, बेवकूफ, ऐसे कोई कपड़े लेकर आते हैं, वो भी 1500 रुपए के। अब हम चर्चा कर रहे हैं, दिमाग दिल चर्चा कर रहे हैं, स्कूटर चल रहा। घर तक मैं पहुंच गया, घर के पार जाते ही मुझे ना दूर से ही मेरी बीवी नजर आ गई। अब मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, अब दिमाग उल्टा पुल्टा चलने लग गया। मैंने कहा अब साला बीवी को कैसे चले। बीवी तो मैं पहले ही भोला कहती, दुनिया की सारी हिंदुस्तान की बीवी अपने पति को भोला समझती। ये हमारे तो बड़े भोले हैं जी, भोला नहीं गुंडा है, गुंडा, तुम्हें क्या पता भोले हैं, हमारे तो बड़े भोले हैं। ये चुपचाप भेज लेते हैं और मैं पैसे मांगती हूँ तो बकबक करते हैं, और उनका भाई आता तो तुरंत दे देते हैं। बड़े भोले हैं, इन्हें कोई भी मूर्ख बना देता है। हमारे तो बड़े भोले हैं। हिंदुस्तान के सारी पत्नियां अपने पति को भोला समझती है, और हिंदुस्तान के सारे पति अपनी पत्नी को पागल समझते हैं। उसे तो दिल्ली की कलेक्टर नहीं बना दो ना, तो पति के कहता पागल, इतना तो दिक्कत। अब हिंदुस्तान में तलाक भी इसलिए नहीं होते कि दोनों गेम खेलते हैं, बोला बोला बोला, पागल पागल पागल, बोला बोला बोला, एक भोला समझता है, एक पागल समझता है, जीवन यही निकल जाता है पागल बोला करते करते। कोई भोला भी नहीं है, कोई पागल भी नहीं है, समझने की कोशिश करना, ना कोई भोला है ना कोई पागल, ठीक है जी। तो मेरे बॉस ने 3 जोड़ी कपड़े दिए, मैंने कहा अभी बीवी के सामने ले जाऊंगा तो बीवी कहेगी ये क्या करके रहे, हम तो पैसे मांग रहे तो दिए नहीं, और बॉस को 1500 दे दिए, तुम तो बड़े बोले हो, ये वो, फिर पूरी हिस्ट्री निकालेगी परिवार की, फिर परिवार में किसका क्या क्या माइनस पॉइंट है वो सब बताएगी। मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा कोई बिल फाड़े, उससे तो अच्छा है कि किट को ही मत ले जाओ अंदर। हमने किट को ही वेंटिलेटर पे फेंक दिया ऊपर, किसने फेंकते हुए देख लिया वो लेकर बाकी। मेरी पहली किट ही मेरे पास नहीं है और मैं भाषण दे रहा हूँ। दैट इज गॉड प्लानिंग। ये भगवान का पीछा तुम नहीं कर पाओगे, इसे किसको कहां ले जाना है ये प्री डिसाइडेड है। अब किट ले ली, काम खत्म हो गया, मैं भी दिल को तसल्ली दे ली। 2 दिन हो गए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी जिंदगी में घटनाएं होती रहती है, भूल जा बुरी बात समझ के भूल जा। और मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो एक बार किट ले ली है ना तो पिंड छूट गया, अब कम से कम बॉस बार बार परेशान तो नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर गलत फहमी में था, किट लेने से कहानी खत्म नहीं होती, शुरू होती है। और ये बात का मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने कहा किट ले ली, चलो काम खत्म हो गया। अब किट लेने के बाद तो मेरे बॉस को मेरे से प्यार हो गया, जैसे प्रेमिका घूमती है ना पीछे पीछे, बॉस मेरे पीछे घूमने लगा, प्रेमी आपस में घूमते ना। अब बॉस को पता नहीं इतना प्यार हो गया कि उसको पता नहीं मेरे अंदर क्या संभावनाएं नजर आती। जब भी मैं फ्री होता मेरे को आके भाषण देता, मुकेश तुमने जब किट लिया है वो छोटी मोटी किट नहीं है, गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। इसी के लिए आज रात को 8 बजे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी गई है। बड़े बड़े धुरंधर लीडर आ रहे हैं, वो बिजनेस का ज्ञान हमें बताएंगे। रात को 8 बजे मैंने 2 टिकट की व्यवस्था कर ली है। टिकट की बड़ी मारामारी थी, अप्लायंस से 2 टिकट छीन ली। मुझे पता है कि 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, एक मैं
और एक तो मुझे मना कर ही नहीं सकता, ये मुझे पहले ही पता है। ये कैसा इन्विटेशन है? तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, इसलिए मैं तेरे लिए भी एक टिकट लाया हूं। शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे अपन यहां से निकल जाएंगे, चलेगा ना? अब क्या बोलूं? पहले इतना कॉन्फिडेंस बता रहा कि साला अभी इंसल्ट हो जाए, बोलूं कि नहीं चलूंगा तो। सर आप बुलाए और हम ना आए, सर 100% आइए। ऊपर से बोला, मनी मन सोच रहा हूं, एक बार गया था तो 1500 रुपए देकर आया, अब तेरा बाप भी बुलाए तो जाऊंगा नहीं। मन में चल रहा नहीं जाऊंगा, मुंह से बोल रहा हूं आऊंगा। ऐसे भी कई लोग आपको भी मिले कि नहीं मिले? सभी जगह होते हैं, पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो चलेंगे सर, मैंने बोल दिया चलेंगे, और उन्होंने 5 मिनट पहले गायब, नजर ही नहीं आता था बॉस। बॉस ना मेरे करण अर्जुन आएंगे और टिकट लेके बाहर ही नहीं, वेट करते रहते, मैं जाता ही नहीं। तो 10-15 मिनट तक खड़ा रहता बेचारा, फिर अंदर जाके मीटिंग अटेंड करता, फिर अगले दिन ऑफिस में आता। अरे यार भाई, ये गलत बात है ना, तेरे को नहीं आना था तो कहना था ना, मेरे 20 रुपए भी जेब के लगे। मैंने कहा बॉस क्या बात करो, आप बुलाए और हम ना आए, आप ऐसा सोच भी कैसे? और चढ़ जाता था, मार्केटिंग का आदमी था तो और चढ़ जाता। मैंने कहा सर ऐसी कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कैसे संभव है? बॉस मैं आना चाहता था, अब मैं जब घर से बाहर निकला, बाहर निकलते ही मैंने स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश की, उसी समय मेरा स्कूटर ही स्टार्ट नहीं हुआ, बताओ किसकी गलती? ऐसे बहाने आप भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो आप ये मत भूल जाना कि आप कोई आलिया भट्ट नहीं की एक्टिंग कर ली आपने। सामने वाला कोबड़ा समझ के बता देता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन सामने वाला क्योंकि सम्मान करता है आपका, हो गया यार क्यों रिलेशनशिप खराब करें, अगर ये इसी में खुश है, आया तो वैसे भी नहीं है, तो इसमें खुश रहता है तो खुश रहने दो, ताकि रिश्ते कायम रहे। लड़ने तो रिश्ते कायम नहीं रहेंगे, किसी को डांट देंगे, रिश्ते खराब कर देंगे तो फिर वापस कंट्रोल में नहीं आएगा, कनेक्टिविटी में नहीं आएगा। तो मेरा बॉस कहता चल यार कोई बात नहीं, तेरे तो आने की इच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ यार तू कैसे रुक सकता है, 100% आ रहा होगा भाई, तेरे ऊपर तो पूरा बिलीव है यार 100%। चलो इसमें तो तेरी क्या गलती, मैं मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, स्कूटर स्टार्ट हो जाता तो तू आ जाता, चल कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी। अब आज का इन्विटेशन तो तब देगा जब पहले वाले को ठीक कहेगा, तब पहले वाले को लड़ने का तो आज कैसे इन्विटेशन देगा? बॉस इतना समझता, उसने कहा आज भी है, आज तो आएगा। यस सर, मनी मन सोच रहा हूँ ढूंढते रह जाओ। अगले दिन क्यों नहीं आया? बॉस आना चाहता था, घर से बाहर निकला, बीवी की आवाज आई, आ अंदर जाके देखा तो बीवी की तबीयत खराब हो गई। अब बॉस बताओ मुझे आना चाहिए क्या? अब बॉस ये भी नहीं बोल सकता बीवी की तबीयत खराब है तो भी आ जाना चाहिए। तो बॉस ने कहा यार भाभी जी की, अब बॉस को पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो रिएक्शन ऐसे दे रहा है जैसे एकदम सही है। बॉस कह रहा भाभी जी की, क्या हुआ भाभी जी को, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे दोस्त सारे डॉक्टरों के नंबर मेरी डायल में रहते हैं, रात की 12 बजे भी कॉल करेगा तो डॉक्टर को लाने की जवाबदारी मेरी है। भाई आज तेरे से प्यार हो गया, पति हो तो तेरे जैसा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, वेरी गुड डिसीजन। कभी भी बीवी की तबीयत खराब हो तो कहीं नहीं जाना चाहिए, वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज भी है। अगले दिन क्यों नहीं आया? बॉस आना चाहता था, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, खुद की तरफ खराब हो तो कभी नहीं आने चाहिए, वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज भी। अब वो रोज मुझे इन्वाइट करता, मैं रोज ही नहीं जाता। 15 दिन तक मैंने बहाने बनाए, और भाई साहब ऐसे ऐसे बहाने बनाए कि आदरणीय आइंस्टीन भी जिंदगी पर होता, धरती पे होता तो मेरे जैसे बहाने नहीं बना सकता। मैंने ऐसे ऐसे बहाने बनाए कि जो कभी पैदा ही नहीं हुए उनको भी मार दिया। एक दिन पड़ोसी को मार दिया जो था ही नहीं, और एक दिन हमारे अंकल जी को हमने मार दिया, वो भी थे ही नहीं। ऐसे मारते पीटते काटते पढ़ते 15 दिन निकाल दिए। 15 दिन बाद में इतना भयभीत हो गया कि किधर से भी परछाई आती थी तो मुझे लगता था बहुत सारा, मैं काम में मन नहीं लगता था, पूरे दिन डर लगता था, कोई हाथ तो नहीं रहा। मतलब मेरी हालत ऐसी खराब कर दी मेरे बॉस ने कि साला मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया, पूरी तरह काम करना बंद। मैं जो ही सोता, नींद आती, बॉस कहता था मीटिंग में चल रहा, तो मैं कहता था बिजी हूं, तो बीवी कहती कहा बिजी, तुम तो सो रहे हो। तो ये क्या हो रहा मेरे साथ? कितनी हालत मेरे बॉस ने मेरी खराब कर दी। दैट इज द साइकोलॉजिकल थिंग। एक भी बार मुझे कहा ही नहीं कि तू गलत बोल रहा है। उसने कहा ये बंदा एक दिन शर्म से ही आएगा, लेकिन आएगा, इसकी हाँ में हाँ करते जाओ। और हुआ ऐसा का ऐसा। 15 दिन बाद
बॉस ने एक दिन लैंडलाइन पे कॉल किया, उस समय मोबाइल होते नहीं थे, लैंड पर उनको क्या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे यार तेरे घर के बाहर से निकल रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी, लाइटें भी बंद थी, ड्राइंग रूम भी खाली था, कोई आज मेहमान तो नहीं आया? मैंने कहा बॉस आज तो कोई मेहमान नहीं आया। ओके ओके ओके, तू सुबह सुबह स्कूटर पे दूध लेने जा रहा था, मतलब तेरा स्कूटर ठीक काम कर रहा है? मैंने कहा सर आज तो स्कूटर ठीक काम कर रहा है। ओके ओके, तू और तेरी बीवी दोनों गार्डन में दौड़ रहे थे, मतलब भाभी जी आपकी तबीयत आज ठीक है ना? मैंने कहा आज तो ठीक है सर। आ जा। आज कई लोग इसलिए आए होंगे बेचारे फंस गए होंगे, आज संडे है, मना क्या करें, क्या बहाना बनाए। आप जैसे तैसे इतने दिन से मना कर रहा, आप ही सोच रहे थे आज इसका काम ही लगा के अंदर चलिए आज चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं फंसा ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन बाद काउंसलिंग मीटिंग चल रही थी, 1-to-1 काउंसलिंग। 9-10 लोग बैठे थे, जो मेरे बॉस के 15 दिन का रिजल्ट था, जो ज्वाइन कर रहे थे। 9-10 आगे आदमी आ गए थे, मेरे को भी बिठा दिया, मेरा नंबर, और मेरा बॉस मुझे पूछता, अरे कोठारी तुम कुछ करते नहीं यार, तुम्हें ज्वाइनिंग को 15 दिन हो गए। मैंने कहा बॉस आपका हाथ मेरे सिर पर रखकर कसम खाइए कि मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानोगे और हमारे पर्सनल रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे, और इंक्रीमेंट पे तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो बॉस ने कहा यार तू मेरा छोटा भाई है यार, कैसी बातें कर रहा है, बोल ना खुलकर बोल, क्या बोलना है। मैंने कहा बॉस मैं इस काम को नहीं करूंगा। बॉस ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा बॉस जब से ये काम आपने चालू किया है मेरे सपने में आप ही आते हैं। बॉस ने कहा क्या आता है सपने में? मुस्कुरा के बोला क्या सपने में आता है? मैंने कहा बॉस बहुत भयानक सपना है, बुरा नहीं मानता। बॉस ने कहा बता यार, बड़ा खुलकर बता, कोई चिंता की बात। मैंने कहा बॉस मेरे सपने में ऐसा आता है कि आप ना पागल हो गए हो आज से, और कंपनी ने अब आपको नौकरी से निकाल दिया है, और अब आप दिवालिया हो गए हैं, आपकी गाड़ी भी बिक गई है, आपका मकान भी बिक गया है, आपकी बीवी ने फटी हुई कॉटन की साड़ी पहन रखी है, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अब आपके पास एक सेकंड हैंड साइकिल के अलावा कुछ नहीं बचा है। सेकंड हैंड साइकिल पर आप रोज एक कपड़े की घाट निकलकर गाँव पे निकलते हैं और कहते हैं कपड़े वाला आ गया, कपड़े वाला, कपड़े वाला, कपड़े वाला। बॉस मुझे शक्ल देखकर मुस्कुराता, वो इतना भयानक लगता हूँ। बॉस बुरा मत मानना, देखो मैंने पहले कह दिया सपने की बात, मुझे ऐसा लगता है। तो बॉस मुझे क्या कहता, शाबाश कितनी मेहनत करता है। मैंने कहा मेहनत, सपने देख रहा हूँ, कोई कम मेहनत का काम है? इतने भारी भारी उल्टे पुल्टे सपने देख रहा और फिर भी मैं तुझे नहीं कहूँ मेहनत करना। इतनी भारी मेहनत कर रहा भाई, थोड़ा दिमाग लगाता ना भाई। ये तू इतने सपने देखने से ज्यादा अच्छा नहीं था कि तू मुझे खुद डायरेक्ट पूछ लेता कि तुम इस काम को क्यों कर रहे हो? मेरे दिमाग में है बात तो एकदम सही करा, इसी से पूछ लेना चाहिए कि तू क्यों कर रहा जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बॉस ने कहा मैं क्यों कर रहा हूं, पहले समझ किस चीज की गलतफहमी है तुझे। तू बीकॉम है, आई एम MBA इन मार्केटिंग, तेरी एज 26.5 साल है, आई एम 35 ईयर ओल्ड। तेरे पास नौकरी का 7 साल का अनुभव है, मेरे पास 16 साल का अनुभव है। ज्ञान से लगाकर, पढ़ाई से लगाकर कामयाबी तक एक भी चीज ऐसी बता जो मेरे से आगे तू है। तुझे डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए मुझे कि तुम मुझे डायरेक्ट पूछता कि सर इतने बड़े पद पर होते हुए आप इस काम को क्यों कर रहे हो। मैंने कहा बात तो एकदम सही है सर, प्लीज बता दीजिए। और मैंने सर को पूछा बता दीजिए, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। ये बात मैं आपको भी बताने वाला था, लेकिन आपने क्योंकि मुझे पूछा नहीं, इसलिए अपन आगे बात करते हैं दूसरी। ओके ओके ठीक है, टोटल 15-20 लोग हैं, तो मीटिंग के बाद अपन मिलेंगे, क्योंकि वो जाएंगे वहां पे गीता काटने के लिए। आपको बता दूंगा, सबका टाइम नहीं खराब करके तो पूछा सभी चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं बताइए सर। ओके, अगर आप चाहते तो बता देता हूँ, लेकिन देखिए कभी भी पात्रता होनी चाहिए। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपने यूं कहा बता दे, मैं कोई गुलाम नहीं, बता दूं, नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? प्यार से पूछोगे बता देंगे, हाँ ऐसे। रिक्वेस्ट कैसे करना, हाथ नहीं जोड़ना, मेरे को दूर सब कर रहे हैं ना। देखिए आपके पड़ोस में ऐसा कोई आदमी तो नहीं कर रहा, देखो हाँ ऐसे बोलो बताओ बताओ। देखिए एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपकी आंखें नहीं हिल रही, मुंह नहीं हिल रहा, आप ऐसे आपको क्या अल्लाह के नाम पे दे दे तभी होता है। तो रिक्वेस्ट करो, बोर्ड भी लाओ, थोड़ा चेहरे पे एक्सप्रेशन लाओ, करो हाथ ऐसे, बोलो बताओ बताओ।
बताओ मेरे भाई, बताओ। बता देता हूँ, तुम कह रहे हो बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, मेरे बॉस ने मुझे एक बात बोली, और एक बात काफी थी मुझे सिस्टम में लाने की। मेरे बॉस ने मुझे बोला, दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक अमीर होता है, एक धनवान। मुझे तेज हंसी आ गई। मैंने कहा अमीर और धनवान दोनों एक ही तो होते हैं? तो बॉस ने कहा नहीं होते, अलग अलग होते हैं। यहां से ज्ञान वर्धन हुआ। धनवान उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है। धनवान किसे कहते हैं? धनवान उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है, और धन कमाने का तरीका एक जैसा होता है। धन मेहनत और समय के इन्वेस्टमेंट के आधार पर मिलती है। मेहनत और समय को जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी थिंग में, तो वहां से आपको धन की प्राप्ति होती है। कितना धन प्राप्त होगा ये आपकी योग्यताओं पर निर्भर करता है। जिसकी जितनी ज्यादा योग्यता उतनी उसकी ज्यादा इनकम। ये धनवान बनने का प्रॉपर तरीके को अगर सिंपल भाषा में सिखाऊं तो क्या तरीका है, ये कुएं का तरह है। कुएं में धन है यानी पानी है, और आपके पास एक बाल्टी है। रोज आप प्रॉपरली घर से निकलते हैं, बाल्टी को डालते हैं कुएं में, और कुएं से पानी लेकर आते हैं, दैट इज धन। अब किसके पास कितना पानी आएगा, बाल्टी की साइज के आधार पर। जिसकी योग्यता ज्यादा है, पात्रता ज्यादा है, उसकी बाल्टी ज्यादा है, और जिसकी पात्रता कम है, योग्यता कम है, उसकी बाल्टी छोटी है। लेकिन रोज काम आपको करना पड़ेगा, रोज कुएं में जाना पड़ेगा, पानी को खींचना पड़ेगा, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, और कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, 18, 20, 25 साल की एज में आप काम चालू करेंगे, 50 साल के आते आते आपके पास धन इकट्ठा चालू हो जाएगा, और फिर आप धनवान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन 50 साल के दौरान आपको ये काम रेगुलर वे में करना पड़ेगा, और इस काम करने की वजह से आपके अंदर तनाव आएगा, टेंशन आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और लाइफस्टाइल की कई बीमारियां साथ लगेगी। और एक एज पर सर्वे हिंदुस्तान में जो 10 करोड़ आयकर दाता हैं, जिसमें 3 करोड़ प्रॉपर टैक्स भरते हैं, 3 करोड़ में से 98% लोगों को बीमारी है। 3 करोड़ जो धनवान लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनमें से 98% आदमी को कोई ना कोई बीमारी है। किसको बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसको चर्म रोग है, किसको एलर्जी है, किसको माइग्रेन है, किसको सिर दर्द की बीमारी है, किसी को टेंशन है, किसी को डिप्रेशन है। 98% लोग, दैट इज नतीजा। पैसा तो इकट्ठा हो जाता है, धनवान की श्रेणी में भी आ जाता है, लेकिन उसके पास स्वास्थ्य नहीं रहता, और उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम आती है, समय की प्रॉब्लम। जैसे जैसे उसका साम्राज्य बड़ा होता जाता है, उसको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ता है। फिर एक समय पर वो कई काम करता है। कई बार वो सामने से तो एकदम फ्री दिखता है, लेकिन उसके दिमाग में 20 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जब उसको केबिन से बाहर से देखोगे तो वो केबिन पर ऐसे झूलता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन उस समय उसकी फैक्ट्री चालू रहती है, और वो उस समय एक जगह पर 50 बारे में सोचता है। ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, मैं इसका लगाऊं, इसका निकाल के उस पर डालूं, ये फैक्ट्री लगाऊं, ये करूं, तो दिमाग चलता है। और उसके पास समय की कमी हो जाती है। समय की कमी हो जाती है तो उसके परिवार का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है। और फिर एक दिन बीबी कहती है, चलो जी बहुत दिन हो गए, शिमला घूमने चले। तो धनवान व्यक्ति कहता है, डार्लिंग आज नहीं, आज तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऐसा करो घूम कर आओ मनाली और शिमला में, आज मेरे पास समय नहीं है। और ये प्रोसेस क्या है कि जब 50 साल में जब धनवान बनते हैं, तो धनवान व्यक्ति कभी भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकता। धनवान व्यक्ति का बच्चा ही पैसा खर्च करता। उस समय की भयंकर कमी हो जाती है, बीमारियां साथ में लगने चल जाती है। दैट इज द ट्रेडिशनल धनवान। धनवान कौन है? आपके दिल्ली के हाईवे पर, रोड पर, मेन रोड पर चले जाए, जो भी शोरूम आपको दिल्ली में मिलेगा वो किसी न किसी धनवान का है। उसकी कहानी को जाकर पूछना, जो मैं कह रहा हूं ये सारी की सारी बातें उसके साथ लागू होती है। 98%। और जीवन में कभी भी एक गाना नहीं गा सकता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, नहीं गा सकता। उसके पास मारुति का शोरूम है और वो गाना गाए, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, रात को 2 बजे शोरूम खोलूं, मेरी मर्जी। न पुलिस वाले खोलने देंगे न ग्राहक आएंगे। हेलो, वो मर्जी नहीं चल सकती। दैट इज धनवान। ये धनवान पे आप आकर्षित क्यों हैं? क्योंकि धन वान नहीं दिखता, धन धन दिखता है।
तो आपको लगता है यही जगह सबसे प्रॉपर है, और आप धन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, कई चीजें आपके निकल जाती है जीवन में से। दैट इज धनवान। तो फिर अमीरी क्या है? अमीरी का मतलब है धन के साथ प्यार, सम्मान, समय, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, सब कुछ एक साथ। आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है? यस। ये 100 है, ये सब चीजें एक साथ हो सकती। क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। धनवान का काम है कुएं पे जाना, रोज पानी निकालना। अमीरी का काम क्या है? अमीरी अगर आप चाहते हो तो एक दिन में हासिल नहीं हो सकती। धनवान की खास बात क्या है? काम करते ही रिजल्ट आता है। एक गाड़ी बेची, प्रॉफिट। 5 किलो केले बेचे, प्रॉफिट। नौकरी पे गए, प्रॉफिट। तुरंत काम करते हैं, उसी दिन आपका रिजल्ट आता है। लेकिन अमीरी के किसी भी काम में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। कॉमन चीज ये कैसे है? धनवान में कुएं से पानी निकालना पड़ता है, अमीरी में ऐसा नहीं होता। अमीरी में एक डैम का चयन करना पड़ता है, एक बांध का चयन करना पड़ता है, और डैम से गांव तक आपको एक पाइपलाइन को बिछाने जैसा काम है अमीरी। जब आप डैम से पाइपलाइन बिछाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं पेपर पर और पाइपलाइन बिछाते हैं, तो क्या एक दिन में दुनिया की कोई भी परियोजना पूरी हो जाती है? कोई ठेकेदार ऐसा है जो एक दिन में ही गंगा से यमुना को मिला दिया ना? दैट इज प्रोसेस। वो पहले प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद पूरी तैयारी करता है कि रोज मैं इतनी काम को करूंगा तो इतने सालों में ये काम पूरा होगा, और वो ठीक ऐसे ही करता है। वहां से खड्डा खोदता है, पाइपलाइन बिछाना चालू करता है। तो ठेकेदार के साथ साथ क्या होता है? ठेकेदार क्या करता है? मिट्टी खोदता है। तभी कभी कभी कुछ जानवर आते हैं, मिट्टी को वापस भरकर चले जाते हैं। जैसे किसी आदमी को आप प्लान के लिए पॉजिटिव करो, पड़ोसी आके नेगेटिव कर जाता है। करता कि नहीं करता? सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तुम काम कर रहे हो, खड्डा खोद रहे हो, बड़े बड़ी जमीन को ठीक कर रहे हो, तभी एक पड़ोसी आता है, गड्ढे को भर जाता है। क्या ठेकेदार को ये पता नहीं होता कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो गड्ढे भी भरेंगे, बारिश भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी? तो क्या तरीका ये है कि अगर भरने वाले 2 मीटर 5 मीटर भरेंगे तो सारा मैं एक दिन का 100 मीटर खोदूंगा। 2 अगर भर भी गया तो 98 बचेगा, और मैं 98 को मल्टीपल करता जाऊंगा तो एक दिन पाइपलाइन बन जाएगी। अगर वो 2 को नेगेटिव करता है, साला मैं 10 को बताऊंगा रोज। ये बेवकूफ वो आदमी बात करते हैं जिनका काम करने का तरीका लिमिटेड है। साला हम इतना फैला देंगे कि राय को इतना फैला देंगे कि कोई आदमी इसको पकड़ नहीं सकता कहां तक जा रहा है। सर मैं इसको ना हेल्थ कार्ड ऑयल देकर आया और इसने मेरे कस्टमर को छेड़ दिया और कम में दे दिया। तू एक ही को क्या देता है भाई? तो साला एक दिन में 10-15 को देखेगा। उसको क्या सपना आ रहा है कि कौन से अपार्टमेंट में, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से रूम नंबर में किसने क्या चीज दी है? उसको क्या समझ आएगा? वो 1-2 इत्तेफाक से होंगे, उसके अंदर दिमाग खराब मत कीजिए। दुनिया के हर बिजनेस में यही टेंशन है। 2 मारुति के डीलर होते हैं, एक कम में बेच देता है। क्या कर देते हैं? मारुति क्या पीछे पड़ेगी किसके? ये जीवन के काम है, ये रेगुलर वे में चलते रहेंगे, इसके पीछे परेशान मत होइए। अब क्या होगा? आपने गड्ढा खोदा, उसमें पाइप डाला। कुछ लोग ना पाइप को ही छोड़ के ले जाते हैं। तो किसी डाउनलाइन को ज्वाइन कराते हो, तुम्हारी आदमी को छीन के ले जाता, कोई दूसरा आदमी ज्वाइन करा देता। हेलो, ठेकेदार को क्या पता नहीं होता चोरी होगी? ठेकेदार के साला कितना परसेंट टोटल काम में 0.5% चोरी हो जाएगी। साला कॉस्टिंग में जुड़ूंगा, काम इतना बना दूंगा कि साला एक चोरा होगा, हम 10 पैदा कर देंगे। फिर क्या कर देगा? और वो पाइपलाइन को बिछाता जाता, और एक दिन ऐसा मौका आता है 5-10 सालों में जब उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है। और जब पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है ना, तो अब 2 तरह के काम हैं। एक आदमी जो पड़ोसी है, रोज सुबह उठता, तैयार होता है, नाश्ता करता है कुएं के पास, वो बाल्टी डालता है, और आपका काम क्या है? आराम से सुबह उठते पीके सिंह जी की तरह, कोई फोन नहीं, किसी का फोन आता जाता नहीं, मर्सिडीज गाड़ी है, 3 घंटे तक घूमते ही रहते हैं। तो मार्केट ये भी कोई बात है? 3 घंटे तक कोई घूमता रहता है। एक ही दिन साहब पता नहीं कहाँ रहते हैं पूरे दिन में। आजकल भी कंप्यूटर पे भी बहुत सारे शेयर वेयर भी खरीद रहे हैं, ऐसा पता लगा मुझे। बहुत लाखों करोड़ों का बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
तो अब इनके पास काम नहीं, बेचारे करे क्या, ये टाइम ही पास नहीं हो रहा। तो अब इनकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है, अब इनका काम ही क्या है, अब इनके पास काम ही नहीं, ये जब चाहे ना तभी नल खोल देते हैं जब चाहता, सारा कमाल इनके हाथ में। मुकेश कोठारी की भी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। आज मेरी लाइफ के बारे में बताऊं, मेरा इस पृथ्वी पर कोई बॉस नहीं है जो मुझे आदेश दे सके कि तुझे ये करना है। अगर आपके जीवन में कोई बॉस है तो छुटकारा मिल सकता है इस काम से। कोई बॉस नहीं। मैं जब चाहे गाना गा सकता हूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आदरणीय अर्जुन जी का फोन मेरे पास आया और मुझे कहा कि सेमिनार आपको दिल्ली में देनी है। मेरी इच्छा है तो दूंगा, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा है तो दूंगा, नहीं इच्छा तो नहीं दूंगा। जब करना है तो करूंगा, नहीं करना तो नहीं करूंगा। 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाना, वहां पर भी जाऊंगा। 1 महीने के लिए हांगकांग जाना, वहीं पर भी जाऊंगा। मुझे रोक नहीं सकते। प्यार इतना करते हैं लोग बाग कि साला मुकेश कोठारी के खानदान का कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ दिल्ली में, और फिर भी दिल्ली के इतने आदमी मेरे आने से पहले यहाँ पर आ गए। लोगों को लगता है कि यार मुकेश जी यार एक बार आकर मेरे घर पर खाना खा ले। अरे भाई, इस देश के बड़े बड़े मंत्री के पास भी ताकत है कि गांव के कोने कोने में जाकर अपने घर का आदमी ढूंढ ले। प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, सिक्योरिटी इतनी कि हम किसी एक आदमी पर निर्भर ही नहीं है, किसी एक पड़क पर निर्भर नहीं है, किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, किसी एक सिटी पर निर्भर नहीं है। साला कोई आदमी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम केवल अगरबत्ती का बिजनेस करो और गवर्नमेंट में अगरबत्ती बैन लगा दिया तो तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। हम तो ऐसे 500 प्रोडक्ट पे बिजनेस करते हैं। तुम क्या दिल्ली में बिजनेस करते हो, दिल्ली में कर्फ्यू लग गया तो तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाएगा। हम दिल्ली में नहीं करते। हम तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम से लेकर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक भी ऐसी सिटी, एक भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट, एक भी ऐसी तहसील नहीं है जहां पर मेरा आदमी नहीं। और मेरे भाई, तुम्हारे अंदर भी ताकत नहीं कि हमारी इनकम को रोक, क्योंकि हमारी इनकम जब तक नहीं रुकोगी जब तक तुम तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचोगे। बोले राम जी, आप इस बिजनेस को कर रहे हो, कभी आपके दिमाग में आइडिया आया क्या कि यार काम करना बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं काम करेंगे तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे? आप मेरे बच्चों के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी प्रेम जी आप अपने बच्चों के लिए काम करोगे, मेरे बच्चों का काम होना फाइनल है। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बताओ, आप अपने बच्चों का काम कब बंद कर रहे हैं? आप बच्चों के बारे में सोचना बंद करोगे? तो आप जब भी बच्चों के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे तो मेरे बच्चों की इनकम को रोक नहीं पाए। तुम जब भी आजकल के कपड़े पहनोगे, मेरी इनकम को रोक नहीं पाओगे। हाँ, तुम सब लोग हड़ताल कर सकते हो, जाओ कल से कपड़े नहीं पहनेंगे। तुम कपड़े पहनोगे तो हमारे कपड़ों को रोक नहीं पाओगे। तुम बिस्किट खाओगे, खाना खाओगे तो हमारे खाने को रोक नहीं पाओगे। तुम कमाना चाहोगे तो हमारी कमाई को रोक नहीं पाओगे। अब हमारी इनकम कैसे आती है? मणिपुर, मिजोरम में सुबह 4 बजे ही उजाला हो जाता है। राजस्थान में 6 बजे उजाला होता है। 4 बजे आदमी उठकर मणिपुर, मिजोरम में 4:30 बजे तक तैयार हो जाता है, भगवान के सामने पहुंच जाता है, आरसीएम के पैकेट में से 2 अगरबत्ती निकालता है और भगवान के सामने कहता है, ओम जय जगदीश हरे। तो हम सुबह 6 बजे सोते सोते ही हरे 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 हम सो रहे हैं। ऐसा बोध है, प्यार बोध है, सम्मान बोध है, शोहरत बोध है, सर्कल इतना है कि हमारी टीम में हर तरह का आदमी, इनकम टैक्स वाला आदमी भी हमारी टीम में, केले वाला भी आदमी हमारी टीम में, टीचर भी हमारी टीम में, टैक्सी वाला भी हमारी टीम में। इंडिया के किसी भी कोने में मुझे कोई भी काम कराना हो ना, भगवान कसम किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी टीम में, पुलिस वाला हमारी टीम में। अगर हम अयोध्या में घूमने जाए तो साला VIP दर्शन हमारे वहां पर हमारी टीम का इंस्पेक्टर लगा हुआ है, SHO। वो हमें सीधा ले जाता है, प्रधानमंत्री को सीधा नहीं ले जा पाया कभी, हमें सीधा ही ले जाता है। वो कहे चलो यार, आप तो ये पावर किसके पास? ये इसलिए है क्योंकि मैं इस सिस्टम में आया और मैंने पूरी पाइपलाइन बिछाई। और जिस दिन ये पाइपलाइन बिछा दी ना मेरे भाई,
उस दिन जीवन में कल्याण हो जाएगा आपका। इन्हें पाइपलाइन एक दिन में नहीं बिछेगी। अगर ये माइंड में सेट कर लो कि ये पाइपलाइन एक दिन में नहीं बिछेगी, कंटिन्यू करने से बिछेगी। और अगर मैं कंटिन्यू काम करता गया तो एक आदमी एक चोरी कर लेगा।